मैन्युफैक्चरिंग में चाइना बहुत आगे है, बट एक सेगमेंट है टू व्हीलर मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरिंग में इंडिया चाइना के बहुत आगे है। इलेक्ट्रिक को लेके पहले कस्टमर के दिमाग में डाउट था कि क्या ये पहाड़ पे चढ़ पाएगी, क्या ये पहाड़ पे चढ़ पाती है? इलेक्ट्रिक स्कूटर है या इलेक्ट्रिक बाइक है तो आग लगी। क्या अब वो थ्रेट नहीं है? क्या अब वो लेने वक्त मैं सेफ फील कर सकता हूँ? क्योंकि मैं डरा हुआ हूँ कि मैंने देखी हैं वीडियोस और इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग। हमारा जो कल्चर है ना इंडिया में, ना नहीं बोलना है, उसमें ना बहुत सारी चीजें खराब हो जाती है। माई नेचर इज डोंट गो हेड ऑन एंड फाइट, जस्ट प्रूव देम बाय वर्क दैट यू आर केपेबल। जब आप प्रूव करते हो ना इन लोगों को साइलेंट, कोई फैंसी चीजें बोले, मनी कांट बाय एवरीथिंग, मनी कैन बाय। What is this drawing board concept? These are all secrets. यही मेरा काम है, unleashing the secrets. ये बहुत बड़ा खुलासा हो रहा है। Even my co-founder doesn't know this. 2030 में जितने भी टू व्हीलर बिक रहे होंगे उसमें से 80% इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होंगे। ये टारगेट है हमारी गवर्नमेंट का। इट मींस एक बहुत बड़ा शिफ्ट हमारी सड़कों पे आने वाला है। और इंडिया जो कि एक मोटरसाइकिल मार्केट है, उस मार्केट में इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल बनाते हैं हमारे आज की गेस्ट ओबन इलेक्ट्रिक फाउंडर मधुमिता अग्रवाल जी। इतनी कॉम्पिटिटिव ऑटोमोबाइल मार्केट जहां पे 50-100 सालों से बड़े प्लेयर्स, बड़ी फैक्ट्रीज, बड़ी कैपिटल और बड़ी डिस्ट्रीब्यूशन लेके बैठे हैं, उस मार्केट में बाइक बनाने की इन्होंने हिम्मत दिखाई। आज के पॉडकास्ट में हमने दो चीजों के बारे में इन डेप्थ बात करी। पहली विमेन एंटरप्रेन्योरशिप और दूसरी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। हमने मधुमिता जी से जाना कि एक मेल डोमिनेटेड इंडस्ट्री में कैसे उन्होंने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का बिजनेस बिल्ड किया, क्या क्या चैलेंजेस आए, कैसे वो बैलेंस मेंटेन करती हैं, कैसे वो इतनी टफ मार्केट में ग्रो कर पा रहे हैं। दूसरा, हमने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात करी कि पेट्रोल व्हीकल और इलेक्ट्रिक व्हीकल में कॉस्ट का क्या डिफरेंस आता है, सेविंग पर मंथ कितनी होती है, ईवी बाइक्स कितनी सेफ होती है और कैसे इंडिया ईवीज की तरफ जा रहा है। ये एक पॉडकास्ट आपको बिजनेस नॉलेज देगा, आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बारे में हर चीज पता चलेगी और ये आपको इंस्पायर करेगा। कैटेगरी वाइज अगर मैं बोलूँ, बहुत सारे पॉडकास्ट मैंने बहुत सारे फाउंडर्स के साथ करे हैं, बट कैटेगरिकली जनरली वुमेन एंटरप्रेन्योर्स नज़र आएंगे फैशन वेंचर्स के अंदर, फूड वेंचर्स के अंदर, कॉस्मेटिक्स, टॉयलेटरीज, इन वेंचर्स के अंदर। ऑटोमोबाइल में एक वुमेन एंटरप्रेन्योर का होना और एंड यू नो योर बिजनेस सो वेल, आप मतलब उसकी साइंस क्या है, उसके इकोनॉमिक्स क्या है, उसका कस्टमर बिहेवियर क्या है, बट एज एन इंडस्ट्री आपको ये चैलेंज फील हुआ है व्हेन यू स्टेप्ड इनटू एन इंडस्ट्री विच आई वुड से नॉट गुड बट मेल डोमिनेटेड है, राइट? होनी नहीं चाहिए, कोई भी इंडस्ट्री एक जेंडर बाइस नहीं होनी चाहिए, बट ऑटोमोबाइल शुरू से सुना ही ऐसा है कि इट्स वेरी मेल वर्ल्ड। तो व्हेन यू एंटर्ड इनटू दिस, किस तरह के चैलेंजेस आपको फेस हुए? This is a very good question and a common question which is asked, but it's a very good question. First of all, as an entrepreneur, I'll start. Female पे बाद में आएंगे, है ना? As an entrepreneur, when you start, there is a lot of biasness. You know, the general world sees you कि खुद से कुछ बनाना है, क्या ये चलेगा, कोई इसका खरीदार है कि नहीं, क्या तुम सक्सेसफुल होगे, खर्चे कैसे निकालोगे, है ना, पैसा कहाँ से आएगा। सो बहुत सारे सवाल से बम्बार्ड करती है दुनिया, क्योंकि यू आर नॉट कमिंग, इफ़ यू आर प्लस यू आर नॉट कमिंग फ्रॉम दैट बैकग्राउंड, राइट, कि घर में बिजनेस की बातें होती हैं। सो फर्स्ट तो उससे आप झेल के निकल के अपने आप को कन्विंस करके समझा के आप आते हो, क्योंकि यू डोंट ट्राई कन्विंसिंग अदर्स बिकॉज वो बहुत टफ है। फिर आप खुद की कन्विक्शन इज सबसे इम्पोर्टेंट, खुद पे बिलीव होना चाहिए, आपके पास उसके सवाल और यू नो सवाल के जवाब होने चाहिए। फिर दूसरा आता है विमेन एंटरप्रेन्योर, ठीक है, उसमें बीइंग अ विमेन यू आर मूविंग फॉरवर्ड कि आई विल बी द ब्रेड अर्नर और आई वांट टू डू समथिंग बाय माई सेल्फ, मुझे खुद का अपना बिजनेस खड़ा करना है। तो पहले तो कुछ लोग सोचते हैं कि हाँ ठीक है, कुछ टाइम पास, सिंपली दिस इज द लाइन, कुछ टाइम पास करेंगे और क्या, कुछ मतलब यू नो सम काइंड ऑफ टाइम पास स्टफ करेंगे, फिर समझ जाएंगे तो वापस आ जाएंगे, वैसे जनरल परसेप्शन, ठीक है। फिर विमेन कॉम्प्लेक्सिटी,
फिर दूसरा कॉम्प्लेक्सिटी आपने जोड़ दिया ऑटोमोटिव, मैन्युफैक्चरिंग, वो भी ऑटोमोटिव. सो आई थिंक दिस हैज रेज्ड अ लॉट ऑफ आईब्रोज कि पहले जो आई स्टार्टेड इट वाज अ एनवायरनमेंट ऑफ नॉन बिलीवर. कोई आपको बिलीव नहीं कर रहा है कि हाँ ये ऐसे ही कुछ तो ऐसे बोल रहा है कोई, है ना. सो यू स्टार्ट विद दैट रेजिस्टेंस कि कोई नहीं बिलीव कर रहा है आपको, नो बडी इज बिलीविंग एंड थिंकिंग दैट यू आर मैड. कुछ तो रैंडम बोल रहे, पता है आपको बिग डैडीज हैं, तो मैं मन में बोल रही हूँ कि बिग मम्मी बनेगी, डोंट वरी, राइट. वेरी नाइस. So first is you start with a total non-belief. Nobody believes you, right? So वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्ले करता है आपका खुद कोर जो आपके घर से होता है, राइट. घर में जो एनवायरनमेंट रहा होता है या जो आपका बाकी का जो द अदर साइड ऑफ द कॉइन होता है ना, वो हमारा परिवार होता है, फैमिली होती है. तो दैट मेक्स यू स्टैंड देयर एंड हियर ऑल दिस. ये जो भी चल रहा है बोल रहा है कि नहीं हो पाएगा, क्या बात कर रहे हो, क्या मोटरसाइकिल, वो भी मतलब बोला भी तो साइकिल भी बोलते हैं, तो मोटरसाइकिल, ठीक है. यू हैव टू ओवरकम दैट जो डिसबिलीव है लोगों का. एंड वो कैसे होगा, यू टू प्रूफ, नॉट प्रूफ पर से कि आप उनको प्रूफ कर रहे हो, बट योर वर्क हैज़ टू बी मच लाउडर देन दैट. तो आई थिंक मेरा जो स्टार्ट था कि विश्वास ही नहीं कोई कर रहा था कि ऐसा कुछ सोच रहे हैं. अच्छा आपने ईवी में काम किया था, अच्छा. तो कुछ लोगों ने तो जैसे बोलते हैं ना कि ये भी पूछते हैं कि ओके हु इज़ द टेक गाय, यू नो टेक गाय, हु इज़ द अदर पार्टनर. मतलब इट्स जस्ट इट इज़ वेरी इंटेंशनली आस्क्ड. आई थिंक मैनी वुमेन मस्ट हैव, क्योंकि एक तो देर इज़ अ ट्रस्ट ऑन द साइड कि वुमेन रनिंग एनीथिंग विद इन लाइक वार्डरोब रिलेटेड businesses, kitchen related businesses, या फिर anything fashion और you know kind of all that, उसमें trust है, इंडस्ट्री में ट्रस्ट है कि women can run that. But no one is believing कि जो किचन में इक्विपमेंट्स है, ग्राइंडर क्या ये बना पाएगी, क्या ये फ्रिज बना पाएगी, ठीक है ये सब भी नहीं हुआ, गाड़ी बना लेगी. दैट ट्रस्ट इज येट टू कम. सो वो पूरा इकोसिस्टम है, राइट. दैट क्यों नहीं है वो ट्रस्ट? आई थिंक वेरी फ्यू वुमेन हैव नॉट टेकन दैट लीप. मैं आई विल नॉट ब्लेम मेल. इट इज़ अस. वी हैव टू टेक दैट लीप एंड वी हैव टू, जो बोलते हैं ना कि वो आपको अपने काम से प्रूफ करना पड़ेगा. आप बोलोगे कि नहीं हम महिला हैं और हमें पूरा मोर्चा निकालना है और हमारे को क्या बोलते हैं एकदम ग्रीन कारपेट रेड कारपेट होना चाहिए, नहीं. आपको आपके काम से करना पड़ेगा. टफ है. पहले क्या होता था, मैन्युफैक्चरिंग समझते थे कि अच्छा जाके प्लांट में नट वगैरह करना, फीमेल है बहुत सारी करती हैं, यू नो शॉप फ्लोर में वर्कर्स वगैरह हैं. सो आई थिंक समवेयर वो इकोसिस्टम भी पहले बहुत अलग था, अभी इकोसिस्टम डेवलप हो रहा है. स्टिल आई फील दैट कि अभी भी बिलीव नहीं करते हैं कि जैसे आप जाके बात करते हो बोलते हो तो दे डोंट बिलीव दैट ओके यू नो ऑटोमोटिव में आप कर रहे हो. सो आई थिंक इट्स अस कमिंग फॉरवर्ड, पुशिंग एवरीवन. मुझे लगता है धक्का दे के आगे जाना है और अपने काम से वो करना है. ये मत बोलिए आप कि आप फीमेल है तो आपको पूरा बेनिफिट सारा यू नो एडवांटेज मिले और फिर मैं करूँगी, नहीं. वो आपको घर का भी देखना है, आपको सब, बिकॉज आई स्ट्रांगली बिलीव इट इज़ योर ड्रीम, राइट. आपका ये पर्सनल एस्पिरेशन है. नहीं तो बाय नेचर विमेन हैज़ बीन ऑलवेज एट होम टेकिंग केयर ऑफ द फैमिली. बच्चों को देखना, घर देखना, वो देखना, बाय नेचर दैट हैज़ बीन जो पहले था. ये बाहर जाके काम करना इट इज़ आवर चॉइस. हम करना चाह रहे हैं, फिर धीरे धीरे इकोसिस्टम भी सपोर्ट करना, घर के सिस्टम पहले सपोर्ट करने लगे. सो आई थिंक व्हेन इट इज़ योर एस्पिरेशन, आपकी ड्रीम है, तो थोड़ा एक्स्ट्रा जो है ना वो आपको करके अपने काम से प्रूफ करना पड़ेगा. सो आई थिंक सो फॉर मी दैट जर्नी हैज़ बीन, अभी भी होता है कभी कभी प्रूफ करना पड़ता है. जब आप बोलते हो गाड़ियाँ बिक रही है, हमारे पूरे भारत भर में स्टोर्स हैं, अच्छा और कौन है कंपनी में, और कौन प्रमोटर है,
So these questions keep coming. So I don't need to prove. Neither any women entrepreneur has to fight that. But आप अपने काम से prove करो. मुझे लगता है वो, and as a women entrepreneur तो आपके प्लेट में एक्स्ट्रा होता ही है. Biologically I know कि मैं घर जाऊँ, जैसे होता है कि सुबह बच्चे को अगर पूछो, मेरे लड़के को पूछो कि ऑफिस कौन नहीं जाए, इट इज़ मम्मा. ये स्टैंडर्ड है. आप सोचिए उसको पेट से ये चीज ट्रेंड है कि मम्मा नहीं जाए, पापा जाए तो चलेगा. इट्स ओके. सो दैट्स अ वेरी गिवन. इट्स बायोलॉजिकल, है ना. वी हैव टू एक्सेप्ट दैट. इट इज़ माई ड्रीम कि मुझे ये कंपनी बड़ी करनी है. इट्स माई ड्रीम. तो मुझे रात में जगना पड़ेगा. मुझे वो 2.5 घंटे की मीटिंग करके फिर फ्लाइट पकड़ के फिर वहाँ दूसरे शहर में जाके वो मुझे करना पड़ेगा. मैं विमेन हूँ, मुझे फर्स्ट लाइन मिल जाए, आई थिंक दैट आई डोंट बाई इन टू दैट. बट हाँ, थोड़ा इकोसिस्टम और ओपन हो फॉर विमेन, इट वुड बी गुड. क्योंकि बहुत सारे माइंडसेट चेंजेस चाहिए. आई थिंक मैन्युफैक्चरिंग एंड विमेन एंटरप्रेन्योर, देन मैन्युफैक्चरिंग में ऑटोमोटिव में मिला कुछ नहीं, बाइक. It was the thing. तो I think it has been exciting. बहुत, मतलब जब आप प्रूफ करते हो ना इन लोगों को साइलेंटली. My nature is I don't go head on and fight. Just prove them by work that you are capable. You are capable. You have a skill. Because आपका skill जब दिखता है, people value. Then you have to shut them by that. So I think that's the way I would say any entrepreneur, any women entrepreneur, just bring that value out. And yes, that will speak for itself. I mean, I would agree to this point के so आपने बाय नेचर बात करी. सो हर घर में जो एक विमेन का रोल है वो एक्चुअली में रोल नहीं है, रोल्स हैं. राइट. सो मम्मी चाहिए, राइट. वो मम्मी चाहिए ही होता है. बचपन घर जाते मम्मी चाहिए वाला ही एक बाय डिफ़ॉल्ट होता है. सो वो कनेक्ट होता है, इसलिए मॉम की वहाँ ज़रूरत रहती है. देन विमेन की अपनी भी बायोलॉजिकल अलग स्टेजेस हैं, अलग चैलेंजेस हैं. सो उस सब के बाद अगर आपको ड्रीम परसू करना है तो इट टेक्स लॉट ऑफ करेज. एंड अनफॉर्चुनेटली अभी इकोसिस्टम भी पूरी तरह से उस चीज़ के लिए रेडी नहीं है, जो कि वी आर होपफुल होता जाएगा. एंड टॉर्च बियरर्स लाइक यू वुड क्रिएट दैट इकोसिस्टम बेटर फॉर अदर वुमेन एंटरप्रेन्योर्स फॉर श्योर. कभी ऐसा लो पॉइंट हिट होता है इस तरह की चीज़ों की वजह से, या कोई ऐसा इंसिडेंट कभी मन में डाउट आए हों, या किसी की बात की वजह से बुरा लगा हो और उसके बाद आपने खुद को उठाया हो? Sometimes your brain stops, literally stops. So then you go back to your drawing board. जो आपका drawing board होता है is more like why I started this, right? Why I started this. वो होता है drawing board आपका. सोचना मुझे करना क्या है, what I want to, the bigger picture is what. थोड़ा अच्छे से डीपली समझना है मुझे ये ड्राइंग बोर्ड. बहुत लोगों के काम आ सकता है. सो व्हाट इज दिस ड्राइंग बोर्ड कॉन्सेप्ट? These are all secrets. यही मेरा काम है, अनलीशिंग द सीक्रेट्स. So I go back to my drawing board, मतलब कि I start visualizing कि मैं अपने आप को कैसा देखना चाहती हूँ. So I visualize myself. अरे वाह. ये बहुत बड़ा खुलासा हो रहा है. Even my co-founder doesn't know this. So I start visualizing myself as the big mummy. Lovely. That is what I go back to that. Why I'm doing this? Why every day we are dying like this, right? क्योंकि entrepreneurship journey ना बहुत fancy और cool दिखता है, but it's a everyday churn. ठीक है, तो I go back and visualize myself as that big mummy. Amazing, amazing. वो है मेरा ड्राइंग बोर्ड, कोई और फैंसी नहीं है कुछ. So that is what brings me back. So जब आप उस जोन में जाते हो कि you know say something is disturbing, some stress is there, and you then go into your that zone कि भाई यहाँ पहुँचना है, ये बनना है. You are envisioning that future. आप imagine करते हो उस चीज़ को. Yes. Right? I imagine that कि जैसे स्प्लेंडर्स दिखती है ना रोड पे, हर गाड़ी स्प्लेंडर, पल्सर,
मैं इमेजिन करती हूँ रोर, हर जगह रोर दिख रही है. So I think that you feel, you just don't say that, you have to feel it, कि आपको वो feel करना पड़ेगा. Then you are like, get back. This is not game over. Switch This on हो is- जाता है ना? Yes. Then I'm again back in roles. आप बिलीव करते हो मैनिफेस्टेशन में? I have read so much and heard, but I've not experienced that. But I think हुआ है, but I never said that कि manifestation के वजह से हुआ है. So जैसे एक जगह थी जहाँ मैं बहुत, जो बोलते हैं ना कि मैं वहाँ नौकरी करना चाहती थी. सर लाइक बहुत दिन इंटर्न भी किया. एक कंपनी है, बहुत बड़ी सी कंपनी है, उसकी भी फाउंडर विमेन फाउंडर है. ठीक है, बहुत बड़ी कंपनी है. उसके 2-3 फैक्ट्रीज छोड़ के हमारी फैक्ट्री है. So that's a kind of, ये ना मुझे क्लिक नहीं किया था. एक बार हम क्रॉस कर रहे थे एंड माय को फाउंडर ही सेड, याद है ये कंपनी? मैंने कहा यस. क्यों? बोले क्या करना चाहती थी तुम? मैंने कहा यस. तो मे बी दैट इज मैनिफेस्टेशन. वहाँ मतलब इंटर्न कर करके आई वाज लाइक अगेन एंड अगेन डूइंग एंड ट्राइंग टू गेट, एंड दे डिडंट थिंक आई एम वर्दी. तो चलो ठीक है, आई हैड समथिंग एल्स टू बी destined to. So maybe that is manifestation. बट आई थिंक सो मैनिफेस्टेशन की बहुत डेफिनेशंस लोगों ने बना ली हैं कि भाई यूनिवर्स करता है या होता है. बट इफ़ यू हैव अ विजन एंड यू आर परसुइंग दैट, और वो विजन क्लियर है, उसको आप देख पा रहे हो कि क्या क्या होना है और करते जा रहे हो, मेहनत कर रहे हो. मेहनत के बिना तो होना नहीं है. एवरी डेज एक्शन इज इन्वॉल्व, दैट बाउंसिंग बैक इज इन्वॉल्व, दैट पॉजिटिविटी इन्वॉल्व. वही मैनिफेस्टेशन. और हर एंटरप्रेन्योर बिना विजन के तो अचीव नहीं कर रहा होता. तो आई बिलीव एवरी एंटरप्रेन्योर इज मैनिफेस्टिंग. कोई ये तो नहीं कह सकता कि बस हम बैठे थे रातों रात, सुबह उठे, फंड रेज हो गया, अगले दिन उठे, बाइक सड़क पे आ गई. सो दे सॉ अ विजन एंड दे परस्यूड इट. एंड ना उल्टा हो सकता है कि हमने तो विजन देखी नहीं थी. वो तो पॉसिबल नहीं है. बट सो ग्लैड टू हियर अबाउट योर पहली बार रहा है. इंटरेस्टिंग. हमने बीच में वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप की बात करी थी. आप कैसे बैलेंस क्रिएट करते हो, बीइंग अ मदर, बीइंग अ वाइफ एंड बीइंग अ फाउंडर, दैट टू इन सच अ डिसरप्टिव स्पेस जिसमें बहुत कुछ आपका स्पेस, टाइम, ये स्पेस मांगती होगी. हाउ व्हाट्स योर मंत्रा टू क्रिएट दैट बैलेंस? पहले तो ये मिथ है, बैलेंस होता नहीं है. लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट एंड लेट मी बी वेरी अपफ्रंट अबाउट इट. देयर इज नो बैलेंस एक्चुअली. इट इज़ बेसिकली वन और द अदर पार्टी ना, वो एक ट्रांजैक्शन कॉस्ट पे करता है. आइदर द किड इज पेइंग कि भाई मम्मी दिख भी नहीं रही है हफ्ते भर, राइट, संडे मिलती भी है तो बहुत कम टाइम. सो व्हाट हैज़ चेंज्ड? व्हाई एज अ विमेन आई हैव बीन आस्क्ड दिस. आई विल टेल यू. पहले जब बोलते थे ना व्यवसाय पे जा रहे हैं, बिजनेस करने जा रहे हैं, पापा है ना, घर के जो पुरुष होते थे वो जाते थे, वो ऐसे ही सुबह 4 बजे निकलते थे. इफ यू टेक द ओल्ड डेज, बच्चे सोते हुए मिलते थे, फिर रात में आते थे, बच्चे सोते हुए मिलते थे. देयर आर मेनी स्टोरीज लाइक मेरा बचपन, ये आई कैन रिलेट. करेक्ट. यू डोंट सी द फादर, राइट? द सेम थिंग हैज नाउ आई हैव बिकम दैट person who is putting food on the table and also going for that व्यवसाय business, जो सुबह जाता है, बच्चा सोते रहता है, शाम को एंटर करता है. कभी लकीली जल्दी आ गए तो बच्चा जगा हुआ है. इट इज सेम. ओनली थिंग व्हाट हैज कम इज आई एम अ वुमेन एज अ मदर or as a mother, daughter-in-law and all. We bring a very different, we add little more, I would say, responsibility won't be the right word. आजकल responsibility तो दोनों में होती है, बट हमारे पास थोड़ा रहता है कि हमें थोड़ा एक्स्ट्रा बच्चे को देखना होता है, बिकॉज द किड नीड्स अस, राइट. एक बार बच्चा बड़ा हो जाता है, वो तो ना माँ बाप को नीड करता है ना, फिर जब 40 में आता है तब बोलता है माँ बाप आ जाए अपने पास, राइट. अगर हम घर में घुसे, हमें अगर पानी देने वाला कोई है, it is so comforting compared to I have to pick the glass for myself, I have to give the glass to my kid, I have to give the glass to my husband, right? वो mindset थोड़ा बदल रहा है.
कि अच्छा हाँ वाइफ भी काम करके आई है, राइट? सो इट्स नॉट अबाउट, एंड एज अ वुमेन आई फील वी आर मल्टीटास्कर, है ना? हम लोग बहुत सारा काम एक साथ कर पाते हैं, घर भी देख लेते हैं, फ़ोन में चेक कर लिया भाई ताला डाला कि नहीं ये घर में। सुपर पावर बंदों में तो नहीं होती। करेक्ट, इट इज़ बायोलॉजिकल, आई वुड से इट्स अ जीन्स जो है ना? तो एज विमेन वी ऑल्सो डोंट एक्सपेक्ट कि आप आके सारा हमारा काम कर लो, नो, इट्स जस्ट यू आर देयर, आई नो दैट यू आर डूइंग द एक्स्ट्रा थिंग, जस्ट उससे भी खुश हो जाती हैं विमेन, राइट? So what I would say is that you create that system. And sometimes वो आता है पैसे से. Let me be very honest, कोई fancy चीज़ें बोले कि money can't buy everything. Money can buy many things. Money can buy you that peace of mind, that rest आपको चाहिए. आज घर में अगर स्टाफ है तो वो देख लेता है, तो बट वो आराम से आता नहीं है, उसके लिए 24 घंटा काम करना पड़ता है. वो मत भूलिए आप, है ना? कि आपको वो सिस्टम क्रिएट करना पड़ेगा. आप अगर चाह रहे हो आपके पेरेंट्स रहे तो आपको वो इकोसिस्टम क्रिएट करना पड़ेगा कि वो पेरेंट्स रह सके, राइट? दे उनकी एक वे ऑफ लिविंग है, यू टू ब्रिंग देम इनटू दैट सिस्टम, तो आपको वो क्रिएट करना पड़ेगा. व्हाट विल बाय दैट? मनी विल बाय दैट. घर आपको बड़ा चाहिए, आपको स्टाफ चाहिए जो बच्चे को देख सके, पेरेंट्स और एजिंग पेरेंट्स को देख सके. सो इट्स अ वेरी काइंड ऑफ आई वुड से अ सिस्टम जिसके लिए पहले तो आपके पास नहीं होगा, राइट? पैसे तो नहीं होंगे, आपको कमाना पड़ेगा, तो वहाँ somebody has to pay that transaction, राइट? फिर आप वो इकोसिस्टम क्रिएट करोगे ताकि हो सके. मैंने जब भी किसी भी फाउंडर से बात करी, फॉर दैट मैटर एनीवन हु इज बिल्डिंग एनीथिंग, बी इट अ स्टार्टअप, बी इट अ कंटेंट क्रिएटर हु इज बिल्डिंग और ग्रोइंग फास्टर, तो बैलेंस नहीं होता, हसल होता है. यस, हसल कंपल्सरी नहीं है, आपको नहीं करना मत करो, फिर वैसी एस्पिरेशंस भी मत रखो. पर अगर एस्पिरेशंस पूरी करनी है तो हसल आपकी लाइफ का पार्ट है. यू हैव टू एंजॉय दैट हसल, एक्सेप्ट दैट हसल. करेक्ट, राइट? सो दिस इज समथिंग आई हैव हर्ड फ्रॉम एवरी फाउंडर. किसी ने आज तक नहीं कहा ऑन पॉडकास्ट, ऑफ पॉडकास्ट, कि नहीं बैलेंस बहुत ज़रूरी है. वो कहते हैं कि ये तो हम रेडी थे, हमने जब सोचा कि कुछ बड़ा करना है तो वी आर डिफरेंट. करेक्ट. एंड आई कॉल माई सेल्फ, मैं और मेरी वाइफ जब हम बैठते हैं, वी बोथ आर इनटू कंटेंट क्रिएशन. सो मैं ये कहता हूँ कि यार गॉड हैज़ चोजन अस, तो हमें बड़ी जिम्मेदारी दी है, हमें इम्पैक्ट की जिम्मेदारी दी है, हमें लोगों की लाइफ चेंज करने की जिम्मेदारी दी है. तो छोटी चीज़ें हमसे मिस होंगी बड़ी चीज़ पूरी करने के चक्कर में. बट एक क्वेश्चन मेरा यहाँ पे है, बिकॉज बाकी सब चीज़ों में मुझे समझ आता है, एंड आई एम नॉट आस्किंग दिस बिकॉज यू आर अ वुमन और अ मदर. मैं ये मेल फाउंडर्स हो या फीमेल, इरिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर, सबसे पूछता हूँ जब इस बात इस तरफ चले जाती है. आपको लगता है कि ठीक है कोई और चीज़ छोड़नी मुझे समझ आती है, बट एज अ मदर आपको लगता है कि मैं भाग रही हूँ, मैं एक प्रॉब्लम सॉल्व कर रही हूँ, एक बिजनेस बिल्ड कर रही हूँ, बड़ी एस्पिरेशंस है, बट आई विश मैं अपने बच्चे के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करती. वो गैप फील होता है? यस, यू फील दैट कि क्या मैं इवनिंग में जो हम कभी कभी ऑफिस से जल्दी आए तो देखते हैं ना पेरेंट्स बच्चों को नीचे बिल्डिंग में घुमा रहे हैं, उनके साथ साइकिल में भाग रहे पीछे एंड ऑल दैट. यू फील दैट, यू समटाइम्स फील दैट, but you have made a choice of something for the kid also doing, right? मुझे इससे ज़्यादा कुछ बच्चे के लिए करना है, right? And that can happen, something what I have not got, or but to taking to a next level. And वो मैं बच्चे के साथ खेल के शाम को नहीं होगा. What I can do is I can plan a routine which is fixed, non-negotiable. आप वो एक कार्व आउट करते हो एक टाइम कि उस टाइम पे यू एंड योर किड, राइट? अर्ली डेज में नहीं हो पाता है, दैट इज़ ट्रू, लेट मी एक्सेप्ट दैट. अर्ली डेज में वो नॉन नेगोशिएबल नहीं, इट इज़ नेगोशिएबल टाइप हो जाता है, बिकॉज यू आर ग्रोइंग अ बिजनेस. एवरी कॉल, एवरी मीटिंग बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज यू आर डाइंग फॉर दैट मीटिंग, राइट? सो ये धीरे धीरे सिस्टम आप लाना शुरू करते हैं, जैसे थोड़ा सा आपको यहाँ ब्रीदर मिलने लगता है. गाड़ी जैसे पटरी पे आने लगती है, धीरे धीरे ढलकनी रहती है जो बोलते हैं, तब फिर आप वो थोड़ा ब्रीदर जो आपको मिलता है उससे आप यू स्टार्ट प्लानिंग. तो पहला प्रायोरिटी फॉर अ वुमेन इज अ किड. पति, माँ बाप सब पीछे आते हैं. पहले तो होता है कि बच्चे को कैसे, घर घुसते ही पहले रहता है कि खाना हो गया बच्चे का, सोना हो गया, ये हो गया. That is the first thing in your mind.
सो आई थिंक वो आप थोड़े दिन बात करते हो. आई वोंट से कि आप स्टार्ट में ना वो थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ रहता है बच्चे के साथ. तो यू ट्राई टू हैव दैट सिस्टम इन प्लेस कि especially your parents. You try to bring them because grandparents के अलावा मतलब nobody can bring up the child that well. True. So even better than us. एक्सपीरियंस आ जाता है ना साथ में उनके Yes, experience, patience, Right. a lot of patience because you need that patience. राइट. So वो है. ग्रेट. आपने बीच में बताया था कि योर फादर वाज इन सर्विस, राइट, और आपने एंटरप्रेन्योरशिप वाले शूज़ पकड़े. ये वाला माइंडसेट आपका जब जो डेवलप हुआ एंटरप्रेन्योरशिप का, ये बिकॉज अगर मैं आपकी एजुकेशनल बैकग्राउंड भी देखूँ तो बहुत डिफरेंट है. लॉ फ्रॉम IIT, बायोटेक्नोलॉजी, एंड आज जो आप कर रहे हो बहुत अलग है. तो ये Correct. वो स्विच तो समझ आया मुझे बिकॉज बीच में कंसल्टिंग वाज अ कैटलिस्ट जहाँ पे Yes. चीज़ें बदली. बट ये रिस्क टेकिंग माइंडसेट, ये सब विद द प्रोसेस के कहीं बचपन में इसकी कोई झलक आपने देखी थी, कोई टीजर आपको मिल गया था? Of course, I would say my dad. जो मैंने घर पे अपने पिता को देखा कि इफ़ आई से ही स्टार्टेड हिज करियर, मतलब उनके पास साइकिल था. मतलब ही वॉज द फर्स्ट जनरेशन टू इवन गेट एजुकेटेड, राइट, एंड विथ लॉट ऑफ चैलेंजेस. बिकॉज दादी से जब स्टोरी वगैरह सुनते हैं तो लगता है अच्छा ऐसा भी होता है. एंड फ्रॉम आई रिमेंबर जब माँ बताती थी कि मतलब उनके पास पहले साइकिल हुआ करता था, दैट काइंड ऑफ बैकग्राउंड, एंड देन गोइंग फॉर पूरा कार आना. 100 CD 100 जब घर पे आया, इट वॉज अ बिग थिंग फॉर अस, राइट. तो दैट जर्नी आई हैड सीन एट होम. प्लस विद दैट his view about me as a girl child was like I'm like a boy to him. कभी वो डिफ्रेंसिएशन नहीं रहा. मे बी माई ब्रदर विल ऑल्सो एग्री, आई वॉज गिवन मोर एडवांटेज बिकॉज हर चीज़ में मेरे को वो था कि आप आगे जाके करो. एंड आई सॉ दैट फाइटर, माई डैड नॉट सेटलिंग विथ जो बोलते हैं ना कम में नहीं होगा, मुझे और चाहिए, मुझे और चाहिए. उनमें ये चीज़ थी. एंड समहाउ आई डिडंट, ये मुझे पता नहीं था कि ये ऐसे आ गई. अब व्हेन आई लुक बैक ना तो समझ आता ये आया कहाँ से. सो जो ये पिता को हमने देखा ना, आई सॉ कि मतलब हर बार कि मुझे इससे ऊपर जाना है, मुझे इससे बेटर करना है. तो एक सर्विस क्लास में आप प्रमोशन लेना या कुछ और साइड बिजनेस करना, वो ये सारी चीज़ें वो अपनी मतलब करते थे. एंड जो ये बोलते ना कि कभी भी सेटिस्फाइड नहीं है, एक वो स्टैग्नेंट स्थिर जैसा कुछ है, चल रहा है, उससे वो कभी खुश नहीं थे. एंड वो समहाउ हमारे में मतलब वही होगा रीज़न कि दैट वाज हाउ एक इनबिल्ट जो बोलते हैं ना कि वो बनते गया कि नहीं और करना है और बेटर करना है. एंड आई वॉज द फर्स्ट इन आवर फुल जनरेशन जो बोलते हैं कि इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ना इज़ अ वेरी बिग थिंग. एंड ही हैड दैट एस्पिरेशन कि मेरा बच्चा इंग्लिश मीडियम में जाए. एंड ही हैड मेनी अदर एस्पिरेशन, जैसे मेडिकल में जाए ही वांटेड, बट मैं इंजीनियर, आई एंड अप बीइंग अ इंजीनियर. सो आई सेड कि मैं बायोटेक करके आई एम क्लोज टू दैट बट नॉट. तो उनको बहुत एस्पिरेट बिकॉज ही वॉज इन द मेडिकल साइड, सो उनका बहुत एस्पिरेशन था. So I think that not settling with just mediocre something or normal, I think that has come from my मतलब dad's. And always he was like कि मतलब आप पढ़ाई कीजिए, आगे बढ़िए. Business was out of mind, but he was always like कि ठीक है, more ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, you will learn something, कुछ तो experience आएगा. तो I think that was my foundation, I would say. पापा से ही आया है ये. And yes, I think I owe that to him. Right. And I always, so मेरे because I'm a mindset coach, तो जब मेरी 1-to-1 कोचिंग्स होती हैं तो मेरे पहले 1-2 सेशंस में आई ऑलवेज रिफ्लेक्ट बैक टू द पास्ट. एंड मैंने हमेशा देखा है कि हमारा जो प्रेजेंट है ना, उसके पैटर्न्स हमें हमेशा पास्ट में मिलेंगे. सो बहुत सारे घरों में स्कैरसिटी माइंडसेट होता है कि हर चीज़ में क्या करना है, पैसा मोह माया है, आगे क्यों बढ़ना है, तो वो स्कैरसिटी आ जाती है बड़े होके. बट जो एस्पिरेशनल माइंडसेट है, नेक्स्ट क्या कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं, वो एस्पिरेशनल माइंडसेट ही आगे जाके ट्रांसफ़र होता ही होता है, क्योंकि आप जो घर में देखोगे वैसा बनोगे. सो प्रोबेबली वही रीज़न है कि बहुत लोगों को नज़र आया होगा यार
5% मार्केट में ईवी है, तो वो ऑपोजिट भी हो सकता है कि तो इतना पोटेंशियल ही नहीं है, 5% है, एंड ऑपोजिट भी है कि 95% पोटेंशियल है. सो दैट्स द अबंडेंस माइंडसेट जो हम कहते हैं. जैसे ये एग्जांपल है, जैसे मेरे पापा के जितने बहुत सीनियर ऑफिसर्स जो थे सेल में काम करते थे, उनके बच्चे इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ते थे. तो कुछ लोगों ने बोला कि आप क्यों इंग्लिश मीडियम, इतना खर्चा होगा, क्यों दे रहे हो, लड़की को क्यों दे रहे हो. दिस वाज अ लाइन पीपल हैव सेड. पर उनको था कि नहीं, हमारे जो डायरेक्टर के बच्चे जहाँ पढ़ रहे हैं ना, मेरे को अपनी बेटी को वहाँ डालना है. मेरे लड़के को तो सब बोलते हैं हाँ लड़के को अब जाने दीजिए. तो वो जो एस्पिरेशन है, डायरेक्टर के पास जो गाड़ी है सैंट्रो, मतलब उस टाइम में वो मुझे खरीदना है ना. तो दैट इज नॉट इट्स नॉट इजी ड्रीम, राइट. आप एक टाउनशिप में रह रहे हो, आपका डायरेक्टर जो गाड़ी चला रहा है, मुझे भी और मेहनत करनी है, टू गेट टू दैट. आई थिंक दैट इज समथिंग is what has has played. Dreaming, art of thinking big. Correct. Right. हमें शिफ्ट नज़र तो आ रहा है, लेकिन बहुत सी चीज़ें शायद हम एज अ नॉर्मल ह्यूमन नहीं जानते. हमें नज़र आ रहा है कि हाँ, लोग इलेक्ट्रिक की तरफ हल्का हल्का शिफ्ट हो रहे हैं, कुछ कुछ गाड़ियाँ नज़र आ जाती हैं सड़क पे. बट ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आम इंसान नहीं जानता? ग्राउंड रियलिटीज़ क्या है इस इंडस्ट्री की? सो डेफिनेटली ईवी आप जब बोल रहे हैं कि इट्स अ इंडस्ट्री, सो इंडस्ट्री और ऑटोमोटिव जो है एक कमोडिटी है जो हर घर में जो बोलते हैं, स्पेशली टू व्हीलर, राइट. और व्हेन यू से कि ये एक शिफ्ट है, ये पूरी इंडस्ट्री की शिफ्ट है, पूरा इंटायर उसका वैल्यू चेन, जो भी सप्लाई चेन एंड टू एंड जो भी है, उसका पूरा शिफ्ट है. पहले हम समझते हैं कि ये जो आई कम फ्रॉम, मतलब टू व्हीलर इंडस्ट्री से आते हैं, तो पहले तो आई विल फोकस ऑन कि किस तरह से कुछ जो ग्राउंड रियलिटी है कि टू व्हीलर कितना इम्पॉर्टेंट और महत्वपूर्ण है अपने हर की ज़िंदगी में. मतलब कभी ना कभी हमने चलाया है और प्राइमरी मोड ऑफ कम्यूट रहा है. और बचपन से ही यादें जुड़ी होती हैं. मतलब मुझे याद है पापा की बाइक पे वो आगे टंकी पे हमें बिठाते थे, लाइक पीछे भैया बैठे होते थे, फिर मम्मी बैठे होते, तो बचपन से ही जुड़ा होता है हमारा टू व्हीलर का. करेक्ट. सो जब हम ये बोलते हैं कि पहला जो अंडरस्टैंडिंग ईवी सेक्टर को लेके है कि ईवी मतलब डिलीवरी गाड़ी, ईवी मतलब जो हमारे वर्कर या गिग वर्कर्स हैं वो यूज़ करना, मैं उससे शिफ्ट करना चाहती हूँ और ये बताना चाहती हूँ कि ईवी या टू व्हीलर पर्सनल मोबिलिटी के हिसाब से बहुत बड़ी है. भारत आप बोल सकते हैं कि 19 मिलियन टू व्हीलर्स लास्ट ईयर सोल्ड हुए हैं. और 19 मिलियन टू व्हीलर्स मतलब बहुत बड़ा मार्केट है ना. चाइना जैसे स्कूटर में है, वैसे इंडिया टू व्हीलर में है, वो भी आपके मोटरसाइकिल सेगमेंट में. ठीक है, मैं उस पर आऊँगी बाद में. 19 मिलियन मतलब 1,90,00,000 टू व्हीलर्स ओवरऑल इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं. सो टू व्हीलर जो बिकते हैं, मतलब 1.9 करोड़ आप ले सकते हैं, ये टू व्हीलर्स बिकते हैं एंड हर साल बिकते हैं. ऐसा नहीं है कि एक साल बिक गया और फिर अगले साल नहीं, बढ़ रहा है ये. और ये इसमें अगर आप लॉजिस्टिक, मतलब जस्ट लॉजिस्टिक इंडस्ट्री में कितने लोग एम्प्लॉयड होते होंगे, 10 लाख 20 लाख 20 लाख. बाकी की गाड़ियाँ सब पर्सनल मोबिलिटी है. सो ईवी में जो एक मन में है कि ईवी मतलब डिलीवरी गाड़ियों के लिए है, ईवी मतलब गिग वर्कर के लिए, वो नहीं है. इतना बड़ा मतलब मोबिलिटी स्पेस में पर्सनल मोबिलिटी पहला तो वो है. अगर आप देखें कि क्या हो रहा है, सो इंडिया जो है, मतलब अगर एक ये देखेंगे कि एक जगह जहाँ चाइना को जो बोलते हैं ना हैंड्स डाउन बीट करता है, वो है मोटरसाइकिल मार्केट में. अच्छा, करेक्ट. मैन्युफैक्चरिंग में चाइना बहुत आगे है, बट एक सेगमेंट है टू व्हीलर मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरिंग में इंडिया चाइना के बहुत आगे है. ऐसा क्यों? हमारी इंडस्ट्री वैसे डेवलप है. मतलब जो आप आइस देखेंगे, आइस व्हीकल, पेट्रोल व्हीकल जो है, उसमें जो भी बजाज, हीरो, सारे बड़े प्लेयर्स 72 ऑड. पहले तो हम
फर्स्ट ऑफ ऑल इंडिया वर्ल्ड का सबसे बड़ा मोटरसाइकिल मार्केट है, वो पहली बात है। मतलब प्रोडक्शन में, कंजम्पशन में, भी। सब में। फिर इंडिया के जितने भी बड़े लेगेसी प्लेयर्स हैं 72 ऑड कंट्रीज में एक्सपोर्ट करते हैं, तो इंडिया से ही बन के वो जाती है। ओके। चाइना को अगर आप देखेंगे वो स्कूटर, मेजरली स्कूटर मार्केट है, ठीक है। तो चाइना कर नहीं पाया उस लेवल पे कि चाइना में उनको चाहिए वहाँ नहीं वो चाहिए नहीं, करेक्ट। वो कंज्यूमर बिहेवियर है। मतलब मोटरसाइकिल हमारे यहाँ 70% और 66% आप बोल सकते हैं, एंड वो उसका कारण एक है, कंज्यूमर बिहेवियर है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो बहुत सारे कारण है उसमें क्यों है। और ये 1-2 साल की बात नहीं बोल रहे हैं, ये डेकेड से चल रहा है कि जब चेतक ख़त्म हुआ उसके बाद 90 के बाद से आप मोटरसाइकिल हीरो होंडा जो मतलब आया है ना, सबके घर में हीरो होंडा मोटरसाइकिल लाल वाली गाड़ी हमारे यहाँ भी थी। तो ये परसेप्शन जो है ये कितनी चेंज हो रही है? मैं इस चीज़ से एग्री करूंगा कि जैसे आपने नंबर्स में बोला कि अराउंड 2 करोड़ एनुअली टू व्हीलर्स की सेल है, राइट? बट जो गिग वर्कर्स हैं जो डिलीवरीज कर रहे हैं, हमें नज़र वो आते हैं कि वो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स यूज़ कर रहे हैं, बट वो वाला नंबर तो 10-20 लाख का होगा। तो बाकी जो सारा स्कोप है वो एक ह्यूज पोटेंशियल भी है। Correct. कितना पोटेंशियल कन्वर्ट हो रहा है? मतलब आई अंडरस्टैंड कि बहुत लोग हैं जो टारगेट मार्केट हैं, बट क्या वो परसेप्शन चेंज हो रही है? क्या लोग ईवी की तरफ नॉर्मल लाइफ में अडेप्ट कर रहे हैं, ऑफिस जाने के लिए, मार्केट जाने के लिए, कॉलेज जाने के लिए? एक है कि अगर आप 5 साल में देखेंगे, जो मतलब 50,000 गाड़ी से अभी हम लोग 10 लाख गाड़ी पे आ गए, ईवी गाड़ियाँ, ठीक है। और ईवी गाड़ियाँ मैं ये बोल रही हूँ जो हाई परफॉर्मेंस वाली है, जो पर्सनल मोबिलिटी में यूज़ होती है, मतलब 5% पे आ गए हम, 5% पे, ठीक है। तो वहाँ पे अगर आप देखेंगे बहुत अच्छा ग्रोथ हुआ है। एक चेंज जो आया है कंज्यूमर थॉट प्रोसेस में कि उनको ईवी लेना है, नई टेक्नोलॉजी एक है, पर एक बचत का जो एस्पेक्ट है उनको वो दिख रहा है, एंड वही है ड्राइविंग फोर्स आप बोल सकते हैं, एक मोटिवेशन क्यों मुझे ईवी खरीदना है कि मेरा वहाँ पे, क्योंकि हम ये जो बोल रहे हैं मोबिलिटी स्पेस में, पर्सनल मोबिलिटी और जिसका प्राइमरी मोड कम्यूट है, वो एक उस कैटेगरी और ये बोल सकते हैं कि जिनके लिए 2,000 से 3,000 मंथली सेविंग इज़ वेरी वेरी बिग थिंग, क्योंकि उस सेविंग से वो क्या अपने बच्चे को बेटर स्कूल में भेज सकते हैं, अपने लिए घर खरीदने के लिए पैसा इकट्ठा कर सकते हैं। सो बहुत बड़ा उनके लिए ये एक मार्जिन बन जाता है ना। तो ईवी वो शिफ्ट कर रहे हैं ये देखने के लिए मेरा पैसा बचे, मुझे ईज़ हो जाए कि मतलब पेट्रोल बंक में जाना नहीं है, घर पे चार्ज करने को हो जाए। तो अगर हम देखें कि जो ये शिफ्ट हो रहा है धीरे धीरे, स्टार्ट में डेफिनेटली इंडिया में आप देखेंगे वो गिग वर्कर्स, डिलीवरी, उससे हुआ, स्कूटर से जो मेजर शिफ्ट जो स्टार्ट हुआ, ट्रांजिशन हुआ, वो स्कूटर सेगमेंट से हुआ। बट अब हम देख रहे हैं कि जो अवेयरनेस है कस्टमर में वो बहुत ज़्यादा हो गई है कि हमें ईवी लेना चाहिए, क्योंकि ये एक टेक्नोलॉजी जो फ्यूचर है और रहेगी। तो उस तरह से राइट। ये आपने इंपॉर्टेंट चीज़ बोली, इसको मैं बाद में एक बार ज़रूर पकड़ूंगा, सेविंग वाला पार्ट, कि मेजॉरिटी लोगों का जो ड्राइवर है, जो रीज़न है वो है कि सेविंग। तो कैसे होती है उस पर हम जाएंगे। एक बार के लिए टाइमलाइन पे आ जाते हैं, वापस ग्राउंड रियलिटी पे आ जाते हैं। पिछले 4-5 साल में आपने क्या देखा है चेंज इस इंडस्ट्री में? 5 साल पहले किस तरह का एक्सेप्टेबिलिटी, लोगों की बातें एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, टैलेंट, इन डायमेंशंस पे 5 साल और अब में क्या डिफरेंस आ चुका है? अगर हम देखेंगे, एक तो एडॉप्शन बढ़ गया है, ठीक है, एडॉप्शन बढ़ गया है, और जिस लेवल का अवेयरनेस पहले था उस मात्रा से बहुत ज़्यादा अवेयरनेस है अभी। अगर जैसे एक कोई पिता है, वो अपने बच्चे के लिए पहली बाइक खरीदना चाह रहे हैं, तो वो ईवी एज अ ऑप्शन भी देख रहे हैं कि फर्स्ट गाड़ी जो होता है ना कि हमको कॉलेज में मिलने का एक प्रॉमिस रहता है, तो वहाँ पे अब ईवी एक ऑप्शन है। जैसे हमारे काफ़ी कस्टमर है जिनका मतलब पहली गाड़ी बच्चे के लिए ईवी बाइक। तो
एक अवेयरनेस पॉइंट ऑफ व्यू से वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है कस्टमर में, उनको और बेचना मतलब जैसे नहीं पड़ता है कि ईवी से आपको बेटर बेनिफिट है कि आप पैसा बचाएंगे बट आप ऑल्सो एनवायरनमेंट को सेव कर रहे हैं, बट उनके लिए वही है कि वो मतलब कि हम पैसा बचाएं। दूसरा एक और चीज़ हमने देखा कि शुरू में जैसे बहुत सारी लोग असेंबली खाली करते थे बाहर से चाइना से लाके, उसमें एक चेंज ये भी आया है कि ये एक डेटा जो आप देख सकते हैं कि जिन जिन कंपनियों की खुद की टेक्नोलॉजी है, खुद उन्होंने डिज़ाइन किया है, खुद बनाया है, सिर्फ वही कंपनियां अब बेच रही हैं मार्केट में। शुरू तो हुआ इंडस्ट्री कि ले आई इजीली, क्योंकि चाइना बहुत आगे है इसमें, तो अवेलेबल था, व्हीकल ले आइए, शुरू कर लीजिए बिजनेस फर्स्ट, ट्रेडिंग कर लीजिए, असेंबल करके बेचिए। वैसे तो इंडस्ट्री पूरा स्टार्ट वैसे हुआ, बट अभी अगर आप देखेंगे सिर्फ कंपनियां जो खुद बनाती है, खुद डिज़ाइन करती है, खुद उसकी खुद की आईपी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है और R&D भी है इन हाउस, वो सारी कंपनियां बेच रही हैं। बाकी जितने भी असेंबल कर रहे थे या फिर वो असेंबल करते करते सीख गए बनाना, वो अलग चीज़ है कि टेक्नोलॉजी ले आए, तो वो है मार्केट में। वो ये एक बहुत बड़ा चेंज आया है एंड गवर्नमेंट ने भी इसमें बहुत ज़्यादा सख्ती भी लाई कि आपको यहीं बनाना है, अगर आपको सब्सिडी चाहिए या फिर कोई बेनिफिट हमसे गवर्नमेंट से चाहिए तो आपको खुद यहाँ पे बनाना है। तो ये एक बहुत बड़ा आई वुड से कि शिफ्ट है, ये एक माइंड सेट का शिफ्ट है ना, बनाना खुद, क्योंकि सब कुछ अवेलेबल है चाइना में, आज तक बहुत सारी चीज़ें वहाँ से आती है इंडिया में, राइट। तो ये एक मेजर शिफ्ट दिख रहा है ना, और ये पूरा डिसरप्टर है ऑफ इंटायर आपका जो सप्लाई चेन है, क्योंकि ये एक छोटी इंडस्ट्री नहीं है, सबसे जो हाईएस्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती है, इट इज़ दैट काइंड ऑफ इंडस्ट्री। क्या होता है कि एक तो 200 से ज़्यादा कंपोनेंट होते हैं, खाली टू व्हीलर का हम बता रहे हैं ना, 200 से ज़्यादा कंपोनेंट होते हैं, ब्रेक से लेके हर चीज़ का एक टूल होता है, ठीक है। उस सब मैकेनिकल पार्ट का जो भी है वो तो इंडिया बहुत आगे है उसमें, वो लाइटिंग हो गया, मैकेनिकल पार्ट हो गया, प्लास्टिक बॉडी हो गया, सस्पेंशन वगैरह हो गए, उसमें तो इंडिया आपका जो पूरा OEM सेट है वहाँ पे, मतलब वेंडर्स हैं जो हीरो वगैरह सबको सप्लाई करते हैं। नया क्या चीज़ हुआ, आपकी बैटरी आई नहीं, आपका पूरा पेट्रोल में आपका इंजन था, इसमें हो गया आपका मोटर आ गया, मोटर नया आ गया, इसमें एक व्हीकल कंट्रोल यूनिट आ गया, क्योंकि सॉफ्टवेयर भी आ गया, इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत ज़्यादा आ गए। सो मैकेनिकल पार्ट वगैरह तो इंडिया में बनते हैं, आपको हैं लोग जो बना के आपको डिज़ाइन, आपके डिज़ाइन के हिसाब से दे लेंगे। जो एक्सपर्टीज़ चाहिए बैटरी, मोटर, इंजन की, बेसिकली इंजन और फ्यूल, है ना। बैटरी से क्या फ्यूल चेंज हो गया, कैसे हम फ्यूल कर रहे हैं, अब लिथियम हो गया आपका फ्यूल, है ना, वो बदल गया। तो वहाँ पे जो कंपनियाँ इस पे काम कर पा रही है, क्योंकि वही तो नया चीज़ है और आपको उसी पे काम और उसी पे एक्सपर्टीज़ चाहिए, वो कंपनियां सिर्फ बेच पा रही हैं, वो आगे बढ़ पा रही है और सस्टेन कर रही हैं। तो मेरा वही है कि अगर कोई ब्रेक बना रहा है, ब्रेक तो यहाँ भी बड़ी कंपनियां हैं बनाने के लिए, बट जो कोर चीज़ें बदली हैं ईवी में, उसको जो बना रहे हैं और या उस पर R&D कर रहे हैं, वो ही बेच पा रहे हैं और वही रहेंगे। दैट इज़ माई स्ट्रॉन्ग बिलीव, एंड ट्रेंड भी हम वही देख रहे हैं। सो किस तरह की, मतलब एक लेमैन के लिए किस तरह की R&D हो रही है ईवी इंडस्ट्री में? आई थिंक जैसे मैंने ये बताया, फॉलो अप टू कि बैटरी हो गया आपका, फ्यूल, ठीक है। ईवी लिथियम का जो टेक्नोलॉजी है और केमिस्ट्री है, वो एक ट्रांजिशन टेक्नोलॉजी है, इसके आगे भी और काम होगा, क्योंकि ये इंडस्ट्री हम कंपेयर कर रहे हैं, एक 100 साल पुरानी इंडस्ट्री जो पेट्रोल फॉसिल फ्यूल की इंडस्ट्री है, और अभी ये ईवी इंडस्ट्री जस्ट पिक किया है। फिर बहुत सारा डिसरप्शन, अगर मोटर हो गया, मोटर तो पहले भी थे, पर ईवी
रिलेटेड मोटर, या जैसे फॉर एग्जांपल जैसे हाई परफॉर्मेंस गाड़ियाँ, जैसे हमारी बाइक में बहुत ज़्यादा करंट ड्रॉ करना होता है, तो वहाँ हाई परफॉर्मेंस में कैसे आप वो मोटर को बना सको, तो वो एक एरिया हो गया। फिर बहुत सारा काम मटेरियल साइंस पे हो रहा है कि क्योंकि ईवी में क्या होता है, आपकी ना स्ट्रेंथ होनी चाहिए, रिलायबल और स्ट्रॉन्ग होना चाहिए पूरा जो भी कंपोनेंट आप बना रहे हो, बट क्या हम वेट रिड्यूस कर सकते हैं, तो वो एक सेगमेंट है। तो बहुत सारा मटेरियल साइंस पे काम हो रहा है। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस है ना, उसमें भी काफ़ी डिस्ट्रप्शन हो रहा है, क्योंकि आपका पूरा वे ऑफ मैन्युफैक्चरिंग हैज़ चेंज्ड, है ना, क्योंकि आइस में आप अलग तरीके से कर रहे हैं, तो उसमें भी काफ़ी सारा वर्क हो रहा है, एंड काफ़ी नई नई चीज़ें आ रही है कि कैसे ऑप्टिमाइज़ करें, क्योंकि सिस्टम जो भी पुरानी एजेस के टेक्नोलॉजी या प्रोसेसेस थे, उनको कैसे बेटर करा जाए और बेहतर करा जाए और फास्ट, तो वो भी हो रहा है, बहुत सारी जगह पे हो रहा है। ये पूरा आप समझिए पूरा वैल्यू सिस्टम। इवन अभी रिसेंटली मैंने एक कंपनी के साथ बात किया, वो कुछ ईवी फोकस्ड टायर बना रहे हैं। अच्छा, तो मैंने कहा कि ये तो बहुत अच्छा है, क्योंकि वेयर एंड टेयर टायर्स के होते हैं, तो उन्होंने कुछ ऐसा बनाया, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग लगा। सो तो ऐसा नहीं है खाली गाड़ी बना रहे, हर कंपोनेंट पे काम हो रहा है, पूरा इकोसिस्टम। करेक्ट, कैसे बेचना है उसको भी अलग तरीके से देखा जा रहा है, क्योंकि जो आइस गाड़ियां बेच रहे हैं, एक एग्जांपल है, जो आइस गाड़ियां सेल्समैन बेच रहा है, अभी उनको बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी से, क्योंकि एज अ कस्टमर बहुत सारे मेरे सवाल है, क्योंकि नया टेक्नोलॉजी है ये, तो ऐसा नहीं है कि हम बजाज के शोरूम में गए कि भाई ये दिखा दो 150 सीसी वाली गाड़ी, फिनेंस क्या मिलेगी ये बता दो, वो नहीं रहा। तो सेल्स में भी आपको बहुत ज़्यादा इनोवेशन करना है, तो आई थिंक पूरा एंटायर इंडस्ट्री में हो रहा है बहुत काम, एंड इंडस्ट्री में हर लेवल पे हो रहा है। स्किल में कर लिया, मैं आपसे ज़रूर पूछूंगा, ये पार्ट मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है कि कस्टमर्स के क्या सवाल रहते हैं, बिकॉज दिस इज वेरी न्यू स्पेस, सो विल गो देयर ऑल्सो। आपने लेगेसी बिजनेसेस की बात करी, सो जहाँ पे इतने सालों से ब्रांड्स बने हुए हैं, बिजनेस हैं, बजाज, हीरो, उस मार्केट में हम एंटर करते हैं, सो चैलेंजेस भी फेस होते होंगे, फियर्स भी होंगे, बट ये बहुत पीछे चले जाऊँ तो ये थॉट कि मुझे इस मार्केट में जाना है जहाँ पे ऑलरेडी लोग सालों से बैठे हैं, उनके पास हर चीज़ है, कैपिटल भी है, डिस्ट्रीब्यूशन भी है, तो ये कहीं रोड ब्लॉक नहीं लगा? ये माइंड आगे कैसे बढ़ा इस थॉट से? मतलब आज मैं सोचूं, किसी को बोलूँ कि यार इस ऐसे बिजनेस में जाना है जहाँ 60 साल से कोई बैठा है, 30 साल से बैठा है, 10 साल से बैठा है, तो बंदा कहेगा नहीं मुझे नहीं जाना। मतलब हमारे लिए मैं ये बोल सकती हूँ, जो पहला बेस था ना, वो था कि हम ईवी टेक्नोलॉजी के एक्सपीरियंस से आ रहे थे, है ना, जो पूरा फर्स्ट फाउंडेशन वो था। एक तो हिम्मत, साहस, और एक आप बेस एक बनाते हो आपके कुछ एक्सपीरियंसेस से, जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा, जब मैंने ये डिसीजन लिया वो भी 2020 में, बस कोविड से निकले थे, पहली कंपनी को अच्छे से निकाल दिया बिना ले ऑफ के, और फिर जब मैंने डिसाइड किया कि मुझे प्रोडक्ट में जाना है, तो वहाँ एक बहुत बड़ा फाउंडेशन था पहले से। वो फाउंडेशन था टेक्नोलॉजी का, कि हमने ऑलमोस्ट 6 साल हमने ईवी टेक्नोलॉजी में R&D किया था, काम किया था, उस स्पेस को देखा था कैसे इवॉल्व हो रहा है, एंड ग्लोबली देखा था, ऐसे नहीं जस्ट इंडिया, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में हमने काम किया था। वो जो फाउंडेशन था कि ये एक टेक्नोलॉजी फ्यूचर टेक्नोलॉजी है, ये अब रहेगी और बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। सो एक तो वो बैकग्राउंड था हमारा। फिर मैंने जब ये फर्स्ट वेंचर हम जब कर रहे थे, बहुत सारी प्रोडक्ट कंपनी के साथ आप काम करते हो, आप उनको R&D सर्विस पीछे बैठ के, जो बोलते हैं ना बैक सीट से R&D एज अ सर्विस ऑफर कर रहे हो, रिसर्च, टेक्निकल रिसर्च करके उनको दे रहे हो। फिर जो भी प्रोडक्ट बिकता है या कभी प्रोडक्ट लॉन्च होता है, वो कंपनी आगे रहती है, आपकी जो R&D है, यू आर कंसल्टेंट, यू आर अ सर्विस प्रोवाइडर, है ना, आप कहीं पे भी लाइमलाइट में नहीं हो, और या आपका जो कंट्रीब्यूशन है इट इज़ नॉट दैट वेल सीन। तो वो एक
सीड हो रहा था कि प्रोडक्ट में कुछ करना है, और एक बार आपका एंटरप्रेन्योरशिप का वो जो बोलते हैं ना कीड़ा काट लेता है, तो आपका हमेशा दिमाग चलते रहता है। तो हम तो पहले वो बेचते थे, R&D, इनोवेशन, ठीक है, वो तो थोड़ा सा मतलब टफ ही था, बहुत नीश था। हम काम ऐसी चीज़ों में कर रहे हैं जो 5 साल के बाद आएगा, है ना, वो चलेगा भी कि नहीं, यू डोंट नो, बट आप उस पर रिसर्च कर रहे हो, कंपनी को आप सपोर्ट कर रहे हो। तो एक तो एंटरप्रेन्योरशिप का कीड़ा था, दूसरा था टेक्नोलॉजी का। टेक्नोलॉजी का जो एक सेंस होता है कि वन यू स्टार्ट डूइंग अ लॉट ऑफ वर्क इन फ्यूचर टेक्नोलॉजी, बहुत सारा जो कल आने वाला है, बहुत सारी चीज़ें आपको एंसिलरी समझ आ जाती है। क्योंकि जैसे ईवी का एग्जांपल अगर दूँ, ईवी आपका इलेक्ट्रॉनिक्स है, उसमें मैकेनिकल है, आपका सॉफ्टवेयर का प्ले है, मटेरियल साइंस है, बहुत सारी इंडस्ट्रीज टेक्नोलॉजी डोमेन्स का, साइंस डोमेन का मिश्रण है। तो हम लोग बहुत सारे काम कर रहे थे, तो ईवी भी एक डिवीजन था। 2-3 एरियाज थे जो हम सोच रहे थे, विथ माई को फाउंडर आई वाज ब्रेनस्टॉर्मिंग, उसमें से हमने ईवी पिक किया, सब्सटैंशियल काम किया था ईवी में। दूसरा, गवर्नमेंट का जो पॉलिसीज़ आ रहे थे बहुत ज़्यादा प्रॉमिसिंग लग रहा था कि दे आर पुशिंग ईवी, मतलब रियल है। और हम शायद आई थिंक ओनली फाउंडर होंगे जो गाड़ी जो बना रहा है जिसकी 6 इयर्स का ट्रैक रिकॉर्ड था ईवी में काम करने का। सो एक बार के लिए मैं ये समझना चाह रहा हूँ, पहले 2020 से पहले आप इनटू 6 इयर्स यू वर इनटू कंसल्टिंग, राइट? एंड कंसल्टिंग में R&D कंसल्टिंग, ओके, ये मुझे पता नहीं था ये भी होता है, सो इट्स अ न्यू थिंग फॉर मी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट की आपकी कंसल्टिंग बिजनेस था। करेक्ट। तो जस्ट टू अंडरस्टैंड किस तरह के क्लाइंट्स थे और किस तरह का काम होता है इसमें। वहाँ पे क्या होता है कि एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट होता है। जैसे हमारे क्या क्या बिजनेस यूनिट्स थे, सॉफ्टवेयर में बहुत सारा काम करते थे, हमने बहुत इलेक्ट्रॉनिक्स में भी काम किया था, फिर मैकेनिकल, पेट्रोलियम एक बहुत बड़ा मेरा सेगमेंट था। तो ये सारे क्या होते हैं, MTechs, PhDs होते हैं जो सिर्फ टेक्निकल रिसर्च करते हैं। एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट आता है कि फॉर एग्जांपल मोटर की एफिशिएंसी हम कैसे बढ़ा सकते हैं, या उसका वेट रिडक्शन कैसे कर सकते हैं। सो आप बहुत सारा काम उसके मटेरियल पे करोगे, उसकी पोजीशनिंग या स्ट्रक्चर डिज़ाइनिंग, बहुत सारी चीज़ें आप करोगे। टेक्निकल रिसर्च आप प्रोवाइड करोगे क्लाइंट को, क्लाइंट उसकी फिजिबिलिटी टेस्ट वगैरह वो सब। सो एक तरह क्लाइंट ने अपना रिसर्च एंड डेवलपमेंट आउटसोर्स कर दिया या Correct. डेलीगेट कर दिया कि Correct. आप एक्सपर्ट हो, आप बताओ। फॉर एग्जाम्पल मेरे माइक है, मुझे माइक को और यूनिडायरेक्शनल बनाना है, तो मैं एक R&D कंपनी को बोलूंगा कि आप मेरे को बताओ इसमें क्या क्या हो सकता है, आपके पास MTech हैं, PhDs हैं, यू सॉल्व इट फॉर मी एंड आई विल सी कि मुझे करना है कि नहीं। मेरा सबसे बड़ा पहला प्रोजेक्ट था इन एरोस्पेस, ओके, एंड दैट वाज अ क्लाइंट। डेफिनेटली एक रेफरेंस के थ्रू एंट्री तो मिल गई गेट। Indian client था। इंडियन क्लाइंट, इंडियन क्लाइंट, दे आर वेरी सेलिब्रेटेड, आई डोंट वांट टू नेम देम, बट वेरी सेलिब्रेटेड एरोस्पेस क्लाइंट। तो उनके साथ हमने बहुत इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट किया था कि कैसे सैटेलाइट पे आप मेनी थिंग्स यू कैन वर्क ऑन। सो वहाँ पे हमने मटेरियल साइंस पे काम किया था, हमने वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स पे भी उनको सपोर्ट किया था। तो आई थिंक दैट स्टार्टेड पेविंग द वे कि R&D कैसे होती है। सो ऑल दीज बिग कंपनीज डू, बट ये एक बहुत बड़ा वाइड स्पेस हमें दिखा। तो आपकी स्ट्रेंथ बन गई बहुत स्ट्रॉन्ग R&D, जो R&D, कि yes. इस वक्त आपकी वो बहुत बड़ी बैकबोन है। वो एक बेस हमारा था, दैट इज व्हाई आई वुड से हाउ आई डिसाइडेड कि एक बेस टेक्नोलॉजी का था, एक बेस बिजनेस रन करने का था। ऐसे नहीं कि यू नो, डेफिनेटली देयर आर वेरी स्मार्ट किड्स जो एकदम स्कूल से उठते हैं एंड यू नो दे स्टार्ट बिल्डिंग समथिंग एंड इन्वेस्टर के सामने खड़े हो गए, पिच कर रहे हैं। But we had these two bases that we knew what we were doing, because this is not a easy sector I'm talking about. It is not as it is I always say this, it is a hard sector. Hard, first of all, it is hardware. Then फिर आप automotive बोल रहे हो, automotive is precision manufacturing. Manufacturing is different. Precision manufacturing मतलब हम MM में काम करते हैं, मतलब MM का भी एग्जांपल्स एक्सप्लेन कर। लाइक एक पैनल अगर है, जैसे आप गाड़ियों में पैनल्स देखेंगे ना, प्लास्टिक पैनल, उसके अंदर जो गैप रहता है ना MM में रहता है, मतलब
थोड़ा सा भी इधर उधर हो, दैट्स हाउ द मैन्युफैक्चरिंग हैपेंस, राइट? इट So इज दैट manufacturing versus precision manufacturing. प्रिसिशन मैन्युफैक्चरिंग. सो वो है, वो हार्डेस्ट, हार्डर. फिर हार्डेस्ट क्या ले लिया हमने? ईवी, न्यू इंडस्ट्री. व्हेन इट इज़ अ न्यू इंडस्ट्री एंड न्यू पूरा ट्रांजिशन हो रहा है, देयर इज़ अ लॉट ऑफ ओवरऑल स्किल नहीं है आपके पास, बिलीवर्स नहीं है, बिकॉज द टेक्नोलॉजी इज़ नॉट प्रूव्ड, हैवी कैपेक्स है, आपको बहुत पैसा चाहिए करने के लिए. सो आई थिंक आई न्यू वॉट कि दो ही चीज़ था जो हमको वो आई हैड दैट स्ट्रेंथ आउट ऑफ दैट कि बिजनेस चला चुके थे, उसमें से कुछ पैसा बन गया था, तो वी कुड डू अ बूट स्ट्रैपिंग जो शुरू में चाहिए होती है टू गेट दैट ट्रस्ट फ्रॉम अदर्स. एंड फेयर इनफ ऑफ साइज पहली कंपनी का था, तो थोड़ा अंडरस्टैंडिंग था टीम वगैरह का. तो आई थिंक दैट्स हाउ बट यू नीड अ क्रेजी माइंड. वो चाहे जितना भी कैलकुलेशन हो, थोड़ा क्रेजी होना पड़ता है कि टू टेक दैट दैट स्टेप, बिकॉज नो बैकग्राउंड. आई एम द फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर फ्रॉम द हाउस. I would say first time मतलब my dad मतलब जो बोलते हैं ना सर्विस बैकग्राउंड से हैं, तो उनका तो सोच से बाहर है कि चलो सर्विसेज में थी, कंसल्टिंग कर रही थी, एक चीज़ है मैन्युफैक्चरिंग, वो भी ऑटोमोटिव. सो इट्स आउट ऑफ क्वेश्चन. मेरे घर में मतलब दूर दूर तक कोई नहीं सोच सकता. सो दैट इज़ हाउ इट इज़. हमने प्राइस पैरिटी की बात करी थी बीच में, तो शायद मेरी नॉलेज में नहीं है, तो मैं समझना चाह रहा हूँ अभी कितना डिफरेंस है एक टू व्हीलर पेट्रोल और टू व्हीलर ईवी में. सो अगर हम अपनी कंपनी की बात करें ओबेन में, जैसे हमारे 2 प्रोडक्ट हैं, तो आप अगर मोटरसाइकिल मार्केट को डिवाइड करेंगे, वो 3 सेगमेंट है. एक आपका 100 सीसी वाला है जो 1 लाख के नीचे वाला प्रोडक्ट है, जैसे आपका स्प्लेंडर वगैरह है. और दूसरा है आपका बीच में 125 सीसी का, जो 120 का ब्रैकेट है, 120 रुपये का, 1,20,000 रुपये, सॉरी, उसका मार्केट है. और फिर आपका 150 सीसी का है, वो 1,50,60 पे है ना. तो आज जैसे हमारे 2 प्रोडक्ट हैं हम बेच रहे हैं, तो वो एक 1.5 लाख के ब्रैकेट में है, और एक प्रोडक्ट हमारा 1,20 के ब्रैकेट में है. तो आज जो मोस्टली स्कूटर बिकते हैं, मोटरसाइकिल है नहीं अभी, जो भी स्कूटर्स बिकते हैं पहले बहुत महंगे आए थे, क्योंकि अगर आप पेट्रोल में देखेंगे स्कूटर मार्केट 1 लाख में ख़त्म हो जाता है. होंडा एक्टिवा वगैरह 1,10, 90,000 वैसे आती है. तो जो पहले ईवी शुरू में आई थी, चाहे बजाज, एथर या कोई भी, वो सब 1,60, 1,70 का बेच रहे थे. फिर जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इवॉल्व हुई, इंडस्ट्री ग्रो कर रहा है, फिर 1,10 पे प्रोडक्ट आ गई. सो वो जो प्राइस पैरिटी धीरे धीरे आ रही है, और इसका एक मेजर कारण जो है वो है टेक्नोलॉजी और इन हाउस डिज़ाइनिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग. सो इन हाउस करने से आपका ये सारे बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा होते हैं. एंड अभी प्राइस पैरिटी मोरलेस प्रोडक्ट्स में है, स्कूटर में आ गई है, मोटरसाइकिल में तो अभी जस्ट स्टार्ट ही हुआ है मोटरसाइकिल. तो आई थिंक वो एक रहेगा. और एक सेविंग आपने टच करी थी कि 2 से 2,500 की सेविंग उसकी होती है पर मंथ. सो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं पेट्रोल की जो उसकी सेविंग हो गई, राइट. सो इनिशियली अपफ्रंट उसको थोड़ा सा इस वक्त ज़्यादा देना पड़ रहा है, बट ग्रेजुअली उसका पर मंथ का एक्सपेंस रिड्यूस हो रहा है. अभी प्राइस पैरिटी आ गई है, तो देयर इज़ नो कि कॉस्टली दे रहे हैं, कौन से सेगमेंट में जा रहे हैं डिपेंड करता है. अभी जैसे कस्टमर में थोड़ा चेंज देख रहे हैं कि अगर पेट्रोल में मेरा बच रहा है, 100 सीसी जो चला रहा है वो थोड़ा अपग्रेड करके 125 सीसी गुड लुकिंग, बेटर लुकिंग गाड़ी ले रहा है. तो वहाँ पे एक तो अपफ्रंट कॉस्ट मोरलेस इज सेम, आई वुड से. इन आवर केस इट इज सेम, इवन स्कूटर में भी आ गया है. तो मोरलेस दैट हैज़ बीन अचीव्ड. आई वोंट से कि अब दूर है हम लोग वहाँ. अभी जो मेजर उनको बेनिफिट्स दिख रहा है वो कि अपफ्रंट प्राइस भी सेम है, EMI वगैरह वो सब मिल जाता है, और मैं पेट्रोल में बचत कर रहा हूँ, और डेली का वो पेट्रोल बंक में जाने का टेंशन भी नहीं है, और सर्विस में भी उतना ज़्यादा सर्विस ऑयल चेंज वगैरह नहीं है, तो उससे थोड़ा रिलैक्स्ड है कस्टमर. तो कंज्यूमर बिहेवियर में आपको क्या नज़र आता है? प्रॉज कॉन्स कैसे, मतलब पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स व्हेन दे कंपेयर पेट्रोल व्हीकल एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल?
क्या उनको किधर अच्छा लग रहा है, क्या किधर बुरा लग रहा है? एक तो पहले तो जो एक डाउट था कस्टमर के माइंड में, जो हमने भी फेस किया, खासकर मोटरसाइकिल को लेके। स्कूटर के लिए एक्सपेक्टेशन अलग है, तो वहाँ पे सवाल अलग टाइप के हैं। मोटरसाइकिल को लेके एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा है कि भाई ये मोटरसाइकिल की तरह चलनी चाहिए, साइकिल नहीं होनी चाहिए, स्कूटर नहीं होनी चाहिए, दिस इज़ अ। तो इलेक्ट्रिक को लेके पहले एक कस्टमर के दिमाग में डाउट था कि क्या ये पहाड़ पे चढ़ पाएगी, क्या ये चलेगी क्या मोटरसाइकिल। ये पहाड़ पे चढ़ पाती है? ऑफ कोर्स चढ़ पाती है। ओके। एकदम क्योंकि हमारा मैंने भी अपने एक टीम मेंबर से सुना था कि पहाड़ पे चढ़ती होगी क्या? सो दैट इज व्हाट इट इज, मोटरसाइकिल, राइट? तो मोटरसाइकिल, जैसे हमारा पहला टेस्ट ड्राइव हमने जब मीडिया को दिया था, फर्स्ट जो टेस्ट ड्राइव लेने का, तो वो हमने नंदी हिल में किया था, बैंगलोर में। वी वर द फर्स्ट कंपनी टू डू दैट। और हमने जब लॉन्च भी मीडिया के सामने किया था, वी डिड पूरा स्टंट के साथ टू शो इट इज अ मोटरसाइकिल, जो स्कूटर में इज नॉट अ रिक्वायरमेंट, राइट? उसमें स्टंट नहीं करते हैं लोग। सो आई थिंक वो एक एक्सपेक्टेशन, जो सवाल है ना, वो बहुत ज़्यादा है कि क्या ये मोटरसाइकिल की तरह चलेगी, क्या वो एक्सेलरेशन उसमें होगा, क्योंकि टॉप स्पीड एक चीज़ है, इतनी ट्रैफिक में आदमी टॉप स्पीड नहीं खोजता है। एक 60-70 किलोमीटर चल जाए भी, मतलब पर आवर, वो ठीक है। बट एक्सेलरेशन जो एक मोटरसाइकिल में होती है, वो उनको बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो आई थिंक ये सारे सवाल रहते हैं। तो फिर डिज़ाइन पे, क्योंकि मोटरसाइकिल को डिज़ाइन से आदमी थोड़ा एस्पिरेशनल होता है, लाइक करता है, एक स्टैंस होता है बैठने का। तो ये सारी चीज़ें छोटी चीज़ें हैं, बट ये बहुत मैटर करती है कि मैं कैसे बैठ रहा हूँ, कैसे दिख रहा हूँ बैठ के, है ना, मैं चला रहा हूँ। तो ईज़ ऑफ ड्राइविंग क्या है, और एक यूटिलिटी वाला जो एस्पेक्ट है, ये भी समझना ज़रूरी है। क्यों मोटरसाइकिल है 60-70%, स्कूटर तो इजी है और आप लेके रखो। उसका एक मेजर कारण है बिगर टायर्स। और ये सिर्फ भारत का नहीं, कोई भी इमर्जिंग कंट्री आप लेंगे, जैसे अफ्रीका तो और भी वैसे वो 100% मोटरसाइकिल है। लैटाम जाएंगे 70% मोटरसाइकिल है। सारे नेबरिंग कंट्रीज आप चले जाइए, श्रीलंका से लेके नेपाल एंड ऑल, सब मोटरसाइकिल है। वो है इंफ्रास्ट्रक्चर। रोड्स जो है वो करेक्ट अभी स्कूटर्स के लिए उतनी सही नहीं है, मोटरसाइकिल्स के लिए स्मॉलर टायर, सिंपल। उसका साइंस में जो आप मैकेनिक्स देखो, इट इज लार्जर टायर वर्सेस स्मॉल टायर। सो नाउ कंज्यूमर बिहेवियर तो है दैट आई एम अ मेल, आई वांट टू राइड मोटरसाइकिल, बट उसका एक यूटिलिटी वाला अगर एंगल देखें, इट इज इंफ्रास्ट्रक्चर। क्योंकि कभी कभी लगता है ना, क्यों है इतना, मतलब इतनी सारी मोटरसाइकिल बिकती है। सो कंज्यूमर बिहेवियर प्लस द फॉर्म फैक्टर जो बोलते हैं, तो ये एक ड्राइविंग है। तो ये जो कस्टमर है, ही विल नॉट एडजस्ट टू एनीथिंग, कि मुझे सब चाहिए, एंड पैक्ड वेल विद दैट प्राइसिंग, कि डिज़ाइन चाहिए, एर्गोनॉमिक्स अच्छा होना चाहिए, एक्सेलरेशन चाहिए, जो एक्सपेक्टेड है कि ये तो होना ही है। तो जो शुरू में था ना एक माइंड में उनके कि क्या ये मोटरसाइकिल है, तो दैट इज व्हाट इज द फर्स्ट बैरियर जो हमें जंप करना पड़ा। ये तो इधर जैसे प्लस समझ आए, उधर क्या प्लस है आज की डेट में? उधर अगर देखें पेट्रोल आइस में एक तो बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी है, तो एक विश्वास है। यहाँ पे एक विश्वास अभी बन रहा है। और बहुत शुरू में अगर आप देखें, जो गाड़ियाँ आई चाइना से, पैसा बचाने के लिए सस्ती गाड़ियाँ लाके कस्टमर को बेचा गया, बहुत सारे इंसिडेंट हुए। तो वहाँ एक कस्टमर का ट्रस्ट भी हिल जाता है, थोड़ा डर जाता है कस्टमर, क्योंकि लाइफ की बात है। तो आई थिंक वो एक मेजर वो है, अभी शिफ्ट हो रही है वो चीज़, क्योंकि जैसे जैसे मैंने कहा ना, जो कंपनियाँ अच्छी टेक्नोलॉजी वाली कंपनियां हैं, वो अभी बेच रही हैं, तो उससे गेन हो रहा है ट्रस्ट। सो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। एज अ OEM भी एक बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि ये ऐसा एक प्रोडक्ट है जिससे लाइफ डिपेंडेंसी है, लाइफ थ्रेट है कि अगर कुछ प्रॉब्लम हो जाए। सो आई थिंक वही एक आई वुड से कि ट्रस्ट आइस में है, क्योंकि ओल्ड टेक्नोलॉजी है, बहुत सालों से है। EV में ट्रस्ट गेन हो रहा है, और ये एक हमारे पे रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाए तो गेन दैट ट्रस्ट। और उसका एक बहुत बड़ा कारण मैं फिर से रिपीट करूँगी, वो है कि आपकी अगर इन हाउस टेक्नोलॉजी है, तो आप बेटर सर्विस दे सकते हो, अच्छा प्रोडक्ट दे सकते हो कस्टमर को।
ऐसा नहीं है कि गाड़ियाँ ख़राब नहीं होती, एक्सीडेंट नहीं होता है, प्रॉब्लम नहीं होता है, बट आपको ना कस्टमर को सोल्यूशन देना है फास्ट 1-2 दिन फाइन, बट आपके पास सोल्यूशन होना चाहिए. सो ये जो अभी बिकॉज दिस इज़ अ लॉन्ग टर्म प्रोडक्ट. एक चीज़ है, ऑटोमोटिव बहुत लॉन्ग टर्म प्रोडक्ट है. ये कोई कपड़ा नहीं खरीद रहे मिंत्रा से ना, महीने भर चला, वॉश किया, ख़राब हुआ तो चलो ठीक है. बट ये एक पूरा 7-8 साल 10 साल का जर्नी है. और एज अ कंपनी मेरी एक रिलेशन है कस्टमर के साथ कि आपको सर्विस मुझे उतने दिन तक देनी है. तो वो जो ट्रस्ट फैक्टर है वो अभी गेन हो रहा है. और कंपनियां अपने सर्विस सेंटर, रिलेशन, एजुकेशन, बहुत सारी एजुकेशन भी चाहिए. तो वो है. ये चीज़ मैंने भी सोची थी, आपसे पूछूंगा कि हमने बहुत बार ओवर द ट्वीट्स, इंस्टा पे, रील्स में, अलग अलग फॉर्म में, रिसेंटली तो नहीं कहूँगा, कुछ टाइम पहले तो स्पेशली ये वाली वीडियोस बहुत देखी हैं कि इलेक्ट्रिक स्कूटर है या इलेक्ट्रिक बाइक है तो आग लगी, राइट? सो इस चीज़ पे क्या डिफरेंस कैसे आया? मतलब हैज़ इट रिड्यूस्ड, या इफ़ इट हैज़ रिड्यूस्ड तो हाउ इट हैज़ रिड्यूस्ड? क्या अब वो थ्रेट नहीं है? क्या अब वो लेने वक्त मैं सेफ फील कर सकता हूँ? क्योंकि मैं डरा हुआ हूँ कि मैंने देखी हैं वीडियोस और इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग, बड़ी चीज़ है ये. करेक्ट. ना केवल इंडिया में, बाहर भी हुई हैं. मतलब यूएस वगैरह में आप देखेंगे ये हुआ है क्योंकि टेक्नोलॉजी नया आया. सो उसका कारण क्या है, पहले वो थोड़ा समझते हैं कि क्यों ये सारी चीज़ें हुई भी थी. क्योंकि एक इंडस्ट्री से हम बोलें तो वो आपको समझ भी आएगा कि जब आप बाहर से लाते हैं प्रोडक्ट, चाइना से आप लाते हैं, उसमें ड्यूटी वगैरह रहती है तो प्राइस बढ़ जाता है. अगर अच्छी प्रोडक्ट आप लाओगे तो आदमी पहले क्या सोचता आदमी कि कुछ सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट ले लेता हूँ कम दाम में, ड्यूटी लग के तो प्राइस बढ़ ही रही है, कस्टमर तो है भी नहीं एक्सपेंसिव प्रोडक्ट के लिए, तो हम ले आते हैं. ये नहीं समझते क्योंकि समझ है भी नहीं. जब हम ले रहे हैं एज अ बिजनेस गाय, इफ़ आई डोंट हैव अ बैकग्राउंड या मुझे टेक्नोलॉजी समझ नहीं आती, कुछ भी ये दाम में मुझे चाहिए, आपको कुछ भी पकड़ा जा सकता है, राइट? जिसमें बहुत सारी चीज़ें प्ले करती है. एक है गाड़ी ठीक नहीं होगी, दूसरा है कस्टमर कैसे यूज़ कर रहा है, तीसरा है कि यहाँ का जो एनवायरनमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्या वो गाड़ी इसके लिए बनी है कि नहीं. ठीक है. तो पहले हुआ कि आपने डम व्हीकल्स ले आए कि जिसमें ना BMS है, ना कोई सिस्टम है जो चेक कर सके कि कोई इशू आ रही है गाड़ी में. क्योंकि एक बैटरी एक कंपोनेंट है. बैटरी तो कुछ लोगों ने EV ग्रेड भी नहीं लाए, राइट? EV ग्रेड मतलब जो EV व्हीकल EV होनी में चाहिए यूज वो होती बैटरी है. नहीं है. करेक्ट. कुछ भी करने लगे जस्ट टू मेक फास्ट मनी, राइट? दैट्स हाउ द इंडस्ट्री पिक्ड अप. एंड ये हुआ होगा हर इंडस्ट्री में, राइट? इट्स नॉट EV. आज क्या मीडिया है तो हमें पता चल रहा, हर इंडस्ट्री में हुआ होगा ऐसे कि स्टार्ट्स लाइक दैट कि ट्रेडिंग से शुरू होता है और वैसे. तो जब ये सारी चीज़ें हुई कि पहले तो गाड़ियाँ ठीक नहीं आई, दूसरा कस्टमर यूज़ कर रहा, रात भर चार्ज में लगा दिया, उसमें कुछ सिस्टम नहीं है विच कैन कट ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी अगर फुल चार्ज हो गया, फॉर एग्जांपल. ऐसी बहुत सारी किस्से हैं. कहीं जैसे बहुत सारे आए कि वो रिमूवल बैटरी वाले, बैटरी उठाया, किसी ने गिरा दिया बैटरी. बहुत सारी ऐसी चीज़ें, हमें एग्जैक्ट पता नहीं है क्या रीज़न था. देयर आर वेरीड रीज़न. ठीक है. ऐसे करके वो हुआ. उसके बाद ये सारी लेड टू ऑल दिस इश्यूज, है ना, फायर होना. अब एनवायरनमेंट भी बीच में बोल रहे थे. इस एनवायरनमेंट मींस हमारा यहाँ का टेम्परेचर्स. एक तो टेम्परेचर हो गया, फिर दूसरा हो गया इंफ्रास्ट्रक्चर. कितनी पहले तो कैसे रोड पे आप चला रहे हो, या आई ब्रिंग फ्रॉम सम यूरोपियन कंट्री एंड मैं यहाँ चलाऊँ. हम जिस तरह से चलाते हैं, हम एक जन तो नहीं बैठते हैं, हम 3 लोग बैठते हैं, एक सामान भी रखते हैं, गड्ढों में लेते हैं, बारिश हो गया, फिर इतना डस्ट है. सो इट हैज़ अ वेरी डिफरेंट इम्पैक्ट, राइट? सो ये सारी चीज़ें सोच के आपको लानी पड़ेगी या बनानी पड़ेगी. लानी पड़ेगी तो आई विल से नहीं, डिडंट वर्क इन इंडिया, सो दैट्स नॉट द वे. सो गवर्नमेंट ने क्या किया यहाँ पे, जैसे ये सारी इश्यूज हुए, गवर्नमेंट ने रेगुलेशन लाए. रेगुलेशन क्या लाए कि बैटरी में ये 10 चीज़ें फॉर एग्जांपल होनी चाहिए.
फॉर सेफ्टी रीजंस, क्योंकि लोग मरने लगे. इट वॉज अ वेरी बिग काइंड ऑफ अ थिंग. सो ये जो जैसे रेगुलेशन आया उसमें क्या हुआ, आधे से ज़्यादा जो ट्रेडिंग कर रहे थे वो ख़त्म हो गए. उनके पास टेक्नोलॉजी नहीं थी, उनको वापस चाइना में जाके चेंजेस करने पड़ेंगे. वही कंपनी आज बेच रही हैं जो ये सारी चीज़ें कर पाई, क्योंकि उनके पास वो टेक्नोलॉजी थी, एक्सपर्टीज़ थी टू चेंज एंड अपग्रेड देमसेल्व्स. तो ये एक बीच में जो गवर्नमेंट का ये स्टेप था, दिस वाज अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्टेप, एंड बहुत सारे प्लेयर्स बड़े वाले भी इन्वॉल्व थे एंड ऑल दैट, ये सब में. तो आई थिंक दैट स्टेप विच गवर्नमेंट टुक, दैट रियली करेक्टेड द एंटायर काइंड ऑफ EV इकोसिस्टम, एंड वहाँ पे फिर अच्छी क्वालिटी कस्टमर के लिए बहुत बेटर हो गया, क्योंकि फिर गलत चीज़ें आई नहीं, एंड देन कस्टमर इज़ गेटिंग अ बेटर थिंग. तो आई थिंक दैट वाज अ बिग मूव बाय गवर्नमेंट. ओबेन में कभी ऐसा इंसिडेंट कोई फायर वाला कभी? ओबेन का तो और अलग स्टोरी है. ओबेन का है कि हम लोग पहली और एकमात्र कंपनी है जो LFP, लिथियम फेरस फॉस्फेट, फॉस्फेट एंड फेरस है, लिथियम तो कॉमन है, और बाकी जैसे आप किसी का भी एथर वगैरह लेंगे तो वो लिथियम, निकिल, मैंगनीज, कोबाल्ट उसमें है. तो एक तो हम LFP पे हैं. जितनी आपकी कार्स आप देख रहे हैं ना, या 3 व्हीलर्स यहाँ दिल्ली वगैरह में हैं, तो वो सब LFP पे हैं. तो एक तो हमने वो बहुत क्या बोलते हैं स्मार्ट काम किया कि हमने पहले LFP लिया. LFP का इनहेरेंट प्रॉपर्टी है कि वो उसकी बहुत डबल हीट रेजिस्टेंस है. उसका केमिकल प्रॉपर्टी केमिकल प्रॉपर्टी जो है, तो दैट इज़ मच मच सेफर. उसका एक है कि वो साइज़ में बड़ा होता है, तो उसको थोड़ा डिज़ाइन करना पड़ता है, वो इंजीनियरिंग प्रॉब्लम है. तो वो तो एक हमारा बैकग्राउंड था. तो हमने 2020 में जब LFP हमने चुना और उस पर काम करना चालू किया, सबने बोला ये LFP कहाँ से लेके आ रहे हो, वो कार में चलती है, होता है. बट वी न्यू व्हाट वी वर डूइंग. नाउ द वर्ल्ड इज़ टॉकिंग अबाउट LFP, है ना. तो पहले तो वो है कि वो बम जैसा नहीं है जो फुटेगा. सेकेंड है जो NMC भी यूज़ होता है ना, उसमें सिस्टम्स होती हैं. जो कंपनियाँ सच में R&D वगैरह करती है, वो कूलिंग सिस्टम कुछ सिस्टम डालती है जिससे वो NMC बिकम सेफ, राइट. तो वो बहुत ज़रूरी है कि ये कंपनी खुद बना रही है कि नहीं, क्या सिस्टम्स है, वो समझना कस्टमर के लिए बहुत वो है. तो उसमें हमारे लिए टचवुड कोई वैसा इंसिडेंट नहीं. पहले तो हम LFP पे हैं, तो उसमें तो है भी नहीं वो वैसा इशू. और दूसरा बाकी एक होता है कि नेचुरल कूलिंग सिस्टम वगैरह, वो सारी चीज़ें, बहुत सारी टेक्निक्स हमने डाल रखी है विच मेक्स इट मोर सेफर. आपको जब भी आप केमिकल कुछ बताओ ना, तो ऐसे ही बताना मुझे आगे, क्योंकि मुझे 3 चीज़ें याद हैं. एक NaCl, सोडियम क्लोराइड, H2O और CO2. इसके अलावा केमिस्ट्री नहीं आती मेरे को. वो भी शुक्र अभी तक याद है, 2-3 साल में वो भी भूल जाएगा. मैं साथ साथ ना एक कंज्यूमर पर्सपेक्टिव से भी सोच रहा हूँ, क्योंकि बहुत लोग कंसिडर भी कर रहे होंगे और इसीलिए ये पॉडकास्ट देख रहे होंगे. तो हमने बोला सेविंग, क्योंकि फ्यूल बच रहा है, तो इलेक्ट्रिसिटी का किस खर्चा तो हो रहा है, तो क्या कॉस्ट रहती है रैंडम? ऑफ कोर्स चार्जिंग पे डिपेंड करेगा, बट रैंडमली क्या कॉस्ट है? सो जैसे आप एक एग्जांपल, अगर बहुत सिंपल वे में 40 रुपए में आपको 200 किलोमीटर या आप 160-70 किलोमीटर आपको 40 रुपए में मिल सकता है. मतलब हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी चार्ज करने का चार्ज खर्चा, करने वो का एक फुल में ₹40 है. ये कंपैरिजन अपने हाई एंड प्रोडक्ट के हिसाब से कंपेयर करके, जो 150-160 किलोमीटर दे रहा है, या कोई हमारा नया प्रोडक्ट आया जिसमें 200 किलोमीटर हो, तो आप ये एक रेंज लेके चलिए, 40 रुपए में मुझे इतने किलोमीटर्स मिल जाएंगे. जो आप 110 पेट्रोल शायद 110 या जो है उसमें जैसे पेट्रोल में 110 रुपए में इतने किलो, 110 में 60 किलोमीटर आप लेके चलिए, 40-60 किलोमीटर. गौरव आप बाइक चलाते रहे, ऑलमोस्ट यही होती है ना शायद. तो वो है. तो ये मैथ्स ना कस्टमर को पता है कि मेरा ये बचता है. एजुकेट भी हम करते हैं. सो ही इज़ वेरी कंफर्टेबल. मतलब कि मेरा पेट्रोल का जो खर्चा है, जो एक्चुअली उसको अखरता है वो प्राइस, इट्स अ कॉस्ट. एंड आप सोचिए ना, 2,000-3,000 रुपए महीने के बचना, मतलब एक बेटर स्कूल फॉर हिज किड, इट्स अ वेरी बिग अपलिफ्टमेंट.
वो जनरेशन का अपलिफ्टमेंट। तो हम तो ईवी उस हिसाब से सोच के बोलते हैं कि भाई 2-3 हज़ार आपका बचना, क्योंकि ये कस्टमर वो नहीं है कि मुझे आईफोन खरीदना है, वेरी क्लियर। ये जो भारत का जो कस्टमर है ना, ये देख रहा है कि मेरा बच्चा एक बेटर स्कूल में जा सकता है क्या मैं इसको इंग्लिश मीडियम में पढ़ा लूँ क्या, कि इसका जनरेशन अपलिफ्टमेंट। सो आई थिंक दिस मनी जो है आई ना वुड बहुत बड़ा सब्सटैंशियल दिस इज पैसा है। इम्पोर्टेंट अमाउंट, और कुछ नहीं तो अगर उसको इन्वेस्टमेंट में सेव भी कर ले वो, तो कंपाउंड ही कर जाएगा, तो 10 साल बाद शायद उसके बच्चों की शादी में या उनकी हायर एजुकेशन में शादी काम दैट्स आएगा। द फर्स्ट थिंग वो सोचता है कि मेरे बच्चों की शादी के लिए जोड़ना है, छत बनानी है। तो आई थिंक वो बहुत मैटर करता है, एंड वही उसी भारत के कस्टमर को हम टारगेट कर रहे हैं, तो उनके लिए ये भी बन रही है। आई एम श्योर ये क्वेश्चन जो मैंने पूछा, ये बहुत नॉर्मल क्वेश्चन होगा आपकी डीलरशिप्स में भी, कॉस्ट का क्या फर्क आएगा, और क्या क्वेश्चंस होते हैं कस्टमर्स के जनरली? कस्टमर का एक तो बाइक का हमने पूछा क्या ये बाइक के जैसे चलेगी, दूसरा एक रहता है कि वो वैसे आती है धुड़ुंग धुड़ुंग वाली आवाज आवाज़ तो नहीं, एक बेल्ट की आवाज़ होती है, तो एक आवाज़ तो नहीं है। दूसरा एक सवाल रहता है कि सेफ्टी, क्योंकि पढ़ के आते हैं, देख के आते हैं, तो सेफ्टी क्या ये सेफ रहेगी, कितना देती है, दैट इज़ द स्टैंडर्ड क्वेश्चन, कितना देती है आज भी लोग पूछते हैं ना, इट मैटर्स। तो रेंज कितना देती है, कि जो हम देख रहे हैं एक ये इवन गवर्नमेंट डेटा है कि ऑन एन एवरेज जो दिल्ली कम्यूटर है ना, वो 30 से 40 किलोमीटर चलता है पर डे, है ना। तो उनको रहता है कि 100-150 किलोमीटर अगर मिल गया 2 दिन में एक बार चार्ज कर लो, तो पीस ऑफ मैं जाके कहीं से शांति से आ सकूं। तो ये जो सवाल कितना देती है, इट इज स्टिल इट्स इम्पोर्टेंट। यस इट इज इम्पोर्टेंट। अगर मैं अपनी टीम भी याद करूं, सो मेरा ऑफिस यहाँ से 10 मिनट्स अवे है, बट मैनी पीपल कम फ्रॉम लाइक दिल्ली, हम गुड़गांव में, वो दिल्ली से आते हैं, तो रोज़ का 1-1.5 घंटा एक तरफ कम्यूटिंग है, 1.5 घंटा मतलब 30-40 किलोमीटर तो रोज़ का है। और दिल्ली में तो बहुत नॉर्मल है 40-50, बैंगलोर में भी, मुंबई में भी, मेट्रोज में तो है ही। सो ऑफ कोर्स ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा ही होगा, उनकी डेली लाइफ का पार्ट है। यस आई अंडरस्टैंड मेजॉरिटी कंज्यूमर्स का गोल कॉस्ट रहता है, सेविंग रहती है। आई नो कि सस्टेनेबिलिटी शायद रीज़न अभी नहीं बनता होगा, वो अलग क्लास में भी बन रहा होगा, क्लास वर्ड गलत होगा, वो अलग कैटेगरी ऑफ ऑडियंस में बनता होगा, बट सस्टेनेबिलिटी वाइज हम कहते तो हैं कि भाई हम पेट्रोल यूज़ नहीं कर रहे, वो वाले फ्यूल्स यूज़ नहीं कर रहे, फॉसिल फ्यूल्स नहीं यूज़ कर रहे, बट बैटरी बनाने का प्रोसेस या बैटरी को डिस्पोज करने का प्रोसेस, इसमें एनवायरनमेंट, हम कम्प्लीटली इसको एनवायरमेंटल फ्रेंडली तो नहीं कह सकते ना। करेक्ट, ये कम्प्लीटली एनवायरमेंटल फ्रेंडली नहीं है। इट इज़ बेटर दैन फॉसिल फ्यूल, जो पेट्रोल हम यूज़ कर रहे हैं, गैसोलीन से बेटर है। सो एक इंडस्ट्री वाइज से हमें क्या लगता है, जो लिथियम वाला जो फ्यूल है, दैट इज़ अ काइंड ऑफ अ ट्रांजिशन टेक। इससे हम ट्रांजिशन करेंगे टू नेक्स्ट, इट इज़ जस्ट अ ट्रांजिशन फ्रॉम गैसोलीन। एक इन बिटवीन टेक्नोलॉजी है कि लिथियम से नहीं, विदाउट यूजिंग लिथियम क्या हम कर सकते हैं, ये होगा, इवेंचुअली होगा। इट इज़ अ ट्रांजिशन टेक। सो बहुत सारी ऐसी केमिस्ट्री पे काम हो रही है, बट वो रियली ग्राउंड लेवल पे आने में समय है। तो एक एटलीस्ट फॉसिल से यहाँ आए लिथियम में, लिथियम से फिर हमें जाना है कि भाई राधा आई शुड डू इट लाइक दिस, राइट। सो आई थिंक द स्टार्ट हैज़ हैपेंड, बट आई वुड से कि टोटली एनवायरमेंटल फ्रेंडली नहीं है, बट येस इट्स अ ट्रांजिशन टेक्नोलॉजी। आपकी ऑफ कोर्स नॉलेज के साथ साथ जर्नी भी पता चली, बचपन पता चला, एजुकेशन डिस्कवर हुई, उसके बाद आपने कंसल्टिंग वाला बताया था, फिर हम 2020 की हमने बात करी थी, ओबेन की बात करी, बाइक्स की बात करी, ईवी की बात करी। एक बार के लिए हम उसके आगे का चैप्टर को थोड़ा पॉइंटर्स में लेते हैं, सो दैट जर्नी को हम कंप्लीट कर पाएँ। इस टाइम पे क्या व्हाट इज़ द प्रोडक्शन कैपेसिटी, हम कितना प्रोड्यूस करते हैं? सो अभी हम लोग का जो फुल कैपेसिटी है वो तो 1 लाख यूनिट पर ईयर है। एंड अभी हम लोग जैसे साल का बोल सकते हैं कि 10,000 के कैपेबिलिटी में है। अभी हम देख रहे हैं कि पूरा 2 साल में ये पूरी फुल कैपेसिटी जो हमारी फैसिलिटी है वो 2 साल में यूज़ हो जाएगी, यूटिलाइज होगी। ओके, सो हम 1 लाख बना सकते हैं और अभी 10,000 बना रहे हैं, एंड एज एंड व्हेन डिमांड इंक्रीजेस वी आर रेडी, राइट, फॉर अ ईयर। सो हम लास्ट ईयर मार्च में हमने फुल प्रोडक्शन स्टार्ट किया। उसके पहले R&D टेस्टिंग, आपके अप्रूवल्स होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग सेटअप वगैरह आप करते हो,
तो मार्च लास्ट ईयर वी स्टार्टेड कि पहले बैंगलोर में हमने एक्सप्लोर किया, स्टोर वगैरह डाले, फिर वैसे करके धीरे धीरे सारे शहरों में जाके आज क्या हम लोग 50 स्टोर हैं हमारे पैन इंडिया। ग्रेट, 50 स्टोर्स पैन इंडिया। वेरी नाइस, ग्रेट। और फंड रेजिंग जर्नी कैसी रही? फंड रेजिंग जर्नी बहुत ही रोलर कोस्टर रही है ना। क्योंकि एक हार्ड सेक्टर है और इंडिया में सॉफ्टवेयर वीसीज को सॉफ्टवेयर समझ आता है या फिर कोई लो कैपेक्स या जीरो कैपेक्स है ना, जीरो कैपेक्स वाला बिजनेस समझ आता है। तो वी हैव बीन फॉर्चुनेट टू आइडेंटिफाई फैमिली ऑफिसेस। तो अभी तक 200 करोड़ हमने रेज किया है कंपनी में, डिफरेंट राउंड्स में। शुरू में तो बूटस्ट्रैप किया था, प्रोटोटाइप बनाया जिसको चला पाते हैं। तो जो पहला हमारा इन्वेस्टर मीट था, मतलब वो सबसे स्कैरी मीट था। तो इन्वेस्टर बोला कि हमें कोई प्रेजेंटेशन नहीं देखना है, हमें बस गाड़ी चलानी है। 8 लोग आए थे, उसमें से कुछ लोग 6 फीट के वेल बिल्ड है ना, एंड कुछ लोग इंडस्ट्री से भी थे जो बाय आइदर ऑटोमोटिव बेच रहे हैं या बना रहे हैं उस टाइप से। तो 8 से 9 लोग आए थे, नो प्रेजेंटेशन, कोई पिच नहीं, कुछ नहीं, बस गाड़ी, बोलो कि गाड़ी दिखाओ हमें। डबल राइडिंग गड्ढों में, फिर हम्स पे लोगों ने चलाया। एंड जैसे बोलते हैं ना कि मेरा माई को फाउंडर एंड मी वेर, मतलब एक दूसरे को ऐसे हाथ ऐसे पकड़े कि बस आज निकल जाए हमारा वो। वो जो पहला पिच था है ना, द प्रैक्टिकल पिच कि गाड़ी चलाना, कि वहाँ पे आए थे वो राउंड का जो भी, मतलब पूरे राउंड में हाफ राउंड करने के लिए। तो उन इन्वेस्टर पूरा राउंड का कमिटमेंट दे के गए। सो दैट इज़ हाउ आवर जर्नी हैज़ बीन। सो हमारे लिए इट हैज़ बीन ऑल लार्ज फैमिली ऑफिसेस जो मैन्युफैक्चरिंग साइड से आते हैं, जो इस एरिया को समझते हैं। क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग में क्या होता है, थोड़ा जेस्टेशन पीरियड ज़्यादा होता है, मार्केट में प्रोडक्ट लाने का टाइम थोड़ा ज़्यादा होता है, क्योंकि प्रोडक्ट बनता है और स्पेशली ऑटोमोटिव में बहुत सारे अप्रूवल्स लगते हैं। आप एक भी प्रोडक्ट नहीं बेच सकते जब तक आपकी ARI सर्टिफिकेट ना हो, जो ऑटोमोटिव सर्टिफिकेट होती है कि हर कंपोनेंट को टेस्ट किया जाता है, फिर व्हीकल को टेस्ट किया जाता है, वो सारे 200 से ज़्यादा टेस्ट होती है, आपको वो क्या बोलते हैं पास करना होता है। फिर उसके बाद 50 तो लाइसेंसेस लेने होते हैं, फैक्ट्री से लेके सब कुछ, GST वगैरह लेके 50 लाइसेंसेस होते हैं जो आपको स्टार्ट करने से पहले लेने होते हैं। वो सब करके फिर आप मतलब थोड़ा जेस्टेशन पीरियड आपका ज़्यादा होता है। नॉर्मली अगर आप देखें ऑटोमोटिव में 7 साल का एक प्रोडक्ट डेवलपमेंट का साइकिल 7 इयर्स होता है, क्योंकि बड़ी कंपनियां बहुत बड़ी है, डिसीजन मेकिंग वगैरह वो होती है। हमने 2020 में स्टार्ट किया, फर्स्ट बैच हमने 2023 में बेचा था। तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेटजी की, पहले बैच हमने बेचा, कस्टमर से फीडबैक लिया, सीखा उनसे कि क्या कोई प्रॉब्लम है, कुछ है, और फिर लास्ट ईयर मार्च से मास प्रोडक्शन स्टार्ट किया। सो वहाँ इन्वेस्टर का जो व्यू है, मोस्टली दोजू मतलब जो मैन्युफैक्चरिंग से हैं, जिनको ये बिजनेस समझ आता है कि इसमें इतना टाइम लगता है, पैसा भी लगता है, तो उस टाइप के फैमिली ऑफिसेस काफ़ी बड़े बड़े हैं जो हमें इन्वेस्ट किए हैं, और कुछ इंटरनेशनल हाउसेस भी हैं। तो हो रहा है आगे क्या, what do you dream when you think of Oben आगे? I think as a company this is एक हमारा है कि 3 चीज़ है जिस पे हम मतलब should be known as, अगर ओबन सोचे दिमाग में तो ये 3 चीज़ आनी चाहिए कि शानदार गाड़ी बनाती है दिखने में, कि एकदम डिज़ाइन में हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, यार गाड़ी तो बहुत मस्त दिखती है, ये आना चाहिए माइंड में। यार रोर है ना, रोर मस्त दिखती है। दूसरा है कि रिलायबल है, कि भाई ये तो चलेगी, टिकेगी, है ना, दैट इज़ वॉन्ट वी वॉन्ट टू बी नोन एज। एंड तीसरा है कि ठीक है ये अफोर्डेबल है, बजट में आती है, और रिलायबल ब्रांड है।
तो ये जो 3 चीज़ का पैकेज है ना, दैट इज़ व्हाट आई वांट टू बी नोन एज। कि एक होता है ना ब्रांड, हाउ यू कैसे आप अपने ब्रांड को चाहते हो कि लोग देखें, तो वो एक एस्पिरेशन है। स्टाइलिश, रिलायबल एंड अफोर्डेबल। Affordable. ये वाली चीज़ है। एक क्लोजिंग क्वेश्चन, क्योंकि यू हैव बीन थ्रू अ जर्नी सो विच इज़ वेरी इंस्पायरिंग, आपका क्या मैसेज होगा एंटरप्रेन्योर्स के लिए, स्पेशली वुमेन एंटरप्रेन्योर्स, और ओवरऑल व्हाट वुड बी योर क्लोजिंग मैसेज टू देम? आई थिंक सबसे पहला जो मुझे लगता है, मैं कभी भी कोई भी बिजनेस को थोड़ा स्टडी करती हूँ, समझती हूँ, वे सबसे ज़रूरी जो चीज़ होता है कि अपनी जो कस्टमर की फ़ोटो है ना, वो बहुत क्लियर होनी चाहिए। कोई भी बिजनेस, छोटा बड़ा कुछ नहीं, कोई भी सेगमेंट, आपका जो कस्टमर है उसका जो उसकी चॉइसेस, उसकी पसंद नापसंद, उसकी लिमिटेशन एंड कितना वो पे कर सकता है, वो बहुत क्लियर होनी चाहिए। एंड वो जो बिजनेस है उसी के अराउंड आपको बिल्ड करना पड़ेगा। आप कुछ मुझे लगता है बहुत जगह ना लोग स्टार्टअप खो जाते हैं कि भाई ये यूएस में चला, जर्मनी में चला तो यहाँ चल जाएगा। यहाँ का कस्टमर बहुत अलग है, जर्मनी का कस्टमर बहुत अलग है। हमारे केस में मोटरसाइकिल, यूएस में जो मोटरसाइकिल बिकती हैं वो लेजर राइडिंग, लॉन्ग ड्राइव के लिए, वहाँ आदमी फ़न के लिए बाइक खरीदता है। यहाँ जो कस्टमर मेरा है वो डे टू डे एक्टिविटी के लिए खरीदता है, उसके पास वो बजट है ही नहीं कि वो फ़न का सोचे, राइट? तो हर फाउंडर के लिए ये एक है कि कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, अपने कस्टमर का जो प्रोफाइल है ना, वो अपने बोर्ड रूम में लगाना है। वो बहुत क्लियर होना चाहिए, हु इज़ माई कस्टमर, उसको क्या पसंद है और उसकी लिमिटेशंस क्या हैं। तो ये एक मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली खुद बिलीव करती हूँ। और कोई भी हम स्ट्रैटेजी भी लेते हैं ना, पहले तो हम वो कस्टमर प्रोफाइलिंग करते हैं कि अगर स्ट्रैटेजी चेंज हो रहा है, कोई फीचर लाना है गाड़ी में, क्या ये कस्टमर मेरा चाहता है ये फीचर? जैसे हम रिवर्स हम पहले नहीं लाए थे, या कोई टच स्क्रीन, लेट मी टेक द एग्जांपल ऑफ टच स्क्रीन। पहले आई वांटेड, हम बेसिक, हमारी जो फिलॉसफी थी, पहले आप अपने बेसिक ठीक करो। बेसिक क्या है? गाड़ी चलनी चाहिए, रेंज इतना देना चाहिए, परफॉर्मेंस अच्छी होनी चाहिए। टच स्क्रीन, रिवर्स, ये सारी चीज़ें आप बाद में ला सकते हैं। फिर कस्टमर, उसके लिए क्या होगा? रिवर्स आपने डाला तो कॉस्ट बढ़ा, तो क्या है कस्टमर, वो सेगमेंट कौन है? सो ऑल दैट, ये हमारे इंडस्ट्री के रिलेटेड। तो आई थिंक दैट इज़ माई वेरी स्ट्रॉन्ग एडवाइस टू ऑल द फाउंडर्स, नॉट विमेन मैन नहीं, सारे फाउंडर्स, यूनिसेक्स एडवाइस कि अपने कस्टमर का तो आप फोटो बोर्ड रूम में रखिए। दैट इज समथिंग आई वुड से। ग्रेट। दूसरा एक एक्सपीरियंस मेरा रहा है, विच आई वुड से, हमारा जो कल्चर है ना इंडिया में, ना नहीं बोलना है, वो जो कल्चर, ना नहीं बोल सकते लोग, उसमें ना बहुत सारी चीज़ें खराब हो जाती है। वो ना नहीं बोल सकते तो वो आपसे बात किए जाएंगे, आपके साथ समय बिताते जाएंगे, बट जो आउटपुट है, हम क्यों मिल रहे हैं, एक बिजनेस डील करने के लिए मिल रहे हैं, वो जो कल्चर है ना, इट इज़ वेरी बैड। अगर फाउंडर्स को वो, एक तो वो आप वो कल्चर बनाइए कि आप कम्युनिकेट क्लियरली करें। एक नो इज़ बेटर दैन नो आंसर, ये एक मैं बहुत ज़्यादा डिफरेंस, क्योंकि हम लोग इंडिया, यूएस, क्योंकि हमारे बहुत सारे इन्वेस्टर यूएस से हैं, एंड बहुत कल्चर डिफरेंस है कि यहाँ पे ना बोलना मतलब बुरा मान जाएगा, यार ना कैसे बोलें, चलो ठीक है बात कर लेते हैं। ये जो एटीट्यूड है ना, ये कल्चरली है, इसमें कुछ वो मतलब ये नहीं कि जान के कर रहे हैं, इट्स कल्चर, ना नहीं बोल सकते, बुरा मान जाएगा। So I think that is something, is a clue to, a sign for a founder to take a call कि is it ना नहीं बोल पा रहे हैं, or there is serious interest, is that person is excited for your product, right? उसमें बहुत समय खराब होता है, तो value for time नहीं, मतलब वो होता है। एक तो आप वो कल्चर लाइए अपनी कंपनी में पहले,
खुद आप वैसे बनिए. इट्स बेटर टू से नो. राइट. और यू से कि मैं अभी नहीं देख रहा हूँ, मैं 3 साल बाद देखूंगा. इट्स वेरी गुड दैन कंपेयर टू ठीक है कल आ जाओ, फिर कल आया तो फिर परसों आ जाओ, परसों आया तो चलो ठीक है मैं अभी फ्लाई कर रहा हूँ, फ्लाइट में हूँ, इसमें हूँ. आई थिंक दैट इज़ वन थिंग आई वुड से कि दैट ना नहीं बोल पाना कल्चर, आई थिंक दैट इज समथिंग वी हैव टू कम ओवर इट. आई थिंक दोनों तरफ से वी हैव टू कम ओवर. ना बोलने वाला भी बोलना ज़्यादा बोल पाएगा, सामने वाला ज़्यादा समझे भी. करेक्ट. हम नो को ऑफेंड भी ऑफेंसिवली ले लेते हैं, इसलिए सामने वाला बोल भी नहीं पाता. आई थिंक बिजनेस में नथिंग यू शुड टेक पर्सनली. राइट. आई विल एंड विद दैट कि कुछ भी आप पर्सनली मत लीजिए. इट इज़ बिजनेस. दोनों पार्टी को बेनिफिट होना चाहिए. सो आई थिंक दैट्स माई मैसेज टू द फाउंडर्स. नाइस. दोनों मैसेज बहुत इंपॉर्टेंट है. लर्न टू से नो एंड अपने कस्टमर को जितना डिटेल में समझो. और हमने बिजनेस वर्ड की बात करी तो बिजनेस के स्पेलिंग में ही यू पहले आता है, आई बाद में आता है. So यू है तो आई है, यू एग्जिस्ट करता है तो बिजनेस एग्जिस्ट करता है. सो ग्रेट इनसाइट्स, ग्रेट नॉलेजेबल एंड इंस्पायरिंग पॉडकास्ट. थैंक यू सो मच. इस पॉडकास्ट में आपकी टॉप लर्निंग क्या रही, नीचे कमेंट्स में जरूर बताना. और किन टॉपिक्स पे आप पॉडकास्ट देखना चाहते हो वो भी जरूर बताना. फिर मिलेंगे अगली वीडियो में. तब तक खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए. आई लव यू ऑल.